नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी। आप देख रहे हैं आरकेबी शो ऑन नेशन नाउ। टुडे प्रदीप जी इज नॉट विद अस, तो आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग in Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, and of course, bonsoir in French. Pradeep ji is not able to greet you in Swahili today, which is why you were left with me, I'm afraid. लेकिन जनाब दो या तीन चीज़ें हैं जो सामने रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है। एक तो बीएमसी की इलेक्शन आने वाली है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा, दिल्ली की इलेक्शन आने वाली है और दिल्ली की इलेक्शन में तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर पर हैं। जैसा अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं, बहुत लोगों के नाम जो हैं वो इलेक्ट्रल लिस्ट से निकाले जा रहे हैं। ना जाने इलेक्ट्रल ऑफिसर्स को या इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको शायद प्रेशराइज किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी एज यूजुअल बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर कोई सच में भी कुछ बोल रहा हो, अगर इतने आरोप उसने लगा दिए हों तो उसके ऊपर विश्वास करना ज़रा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन फिर भी द पीपल ऑफ दिल्ली हैव मेड अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थ्राइस। एक बार वो 2.5 या 3 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। 2015 में उनको 67 आउट ऑफ 70 यानी 70 में से 67 सीटें उनको मिली दिल्ली में, और पिछली बार 62 सीटें मिली। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है, दिस ऑफ कोर्स इज माय ओपिनियन, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार दिल्ली में आएगी। लग ऐसा रहा है, अब आएगी या नहीं आएगी ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑब्स्टिकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और जहां तक बीएमसी इलेक्शंस का प्रश्न है और बाकी 11 म्यूनिसिपैलिटीज का के चुनाव का प्रश्न है महाराष्ट्र में, आई होप दे हैपन। फरवरी की डेट दी जा रही है, ये कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं। दिस इज नॉट कंफर्म, क्योंकि अभी भी डीलिमिटेशन को लेकर के और ओबीसी रिजर्वेशंस को लेकर के कोर्ट में केस अभी भी जारी है। उसके ऊपर अभी तक कोई पूर्ण फैसला नहीं आया है। जब वो आएगा उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में इलेक्शंस कब होनी है। ये तो बात रही बीएमसी इलेक्शंस की। दूसरी चीज, शरद पवार साहब ने आज सबके सामने फैसला कर दिया कि भाई देखिए, बीड़ को लेकर के, बीड़ में जो निर्मम हत्या हुई उसको लेकर के एक बहुत बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं, सभी विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर के। ये दिस इज अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन परभनी एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम द अंबेडकर इशू, जिसको लेकर भी बहुत बड़ा मोर्चा प्लान किया जा रहा है। और साथ में मकरवाड़ी को लेकर के अभी भी राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि वहां से एक देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। Now at the moment with us we've got practically all our guests, except of course I think Mr. Shailesh Pandey will join us very shortly. Dr. Dhone, very good evening to you, sir. Good evening, sir. Good evening. नमस्कार सर, नमस्कार। और द्विवेदी जी, how are you, sir? जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। राजीव जी नमस्कार सर, नमस्कार। आपके नाम गलत नहीं होगा, राजीव जी। नहीं, ठीक है सर। अरे सॉरी सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे राहुल कहें, राजीव कहें, कुछ कहें। नहीं, जब तक आप प्यार से बुलाएं सब मंजूर है, कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छा लगता है सर। कोई टेंशन नहीं है सर। अच्छा ढोने साहब, अब आप ये बताएं, शरद पवार साहब ने कहा है कि एक ऑल पार्टी मोर्चा विल स्टार्ट स्पेशली विद रिगार्ड टू व्हाट टुक प्लेस इन बीड़ में जो निर्मम हत्या हुई, और उसके बाद जो एफआईआर में जिसका नाम सबसे ऊपर है सर, उसको भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा। कोई कराड़ साहब हैं, कोई ये कहा जा रहा है कि वो धनंजय मुंडे साहब के कोई कुछ हैं, अंजलि दमनिया जी जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी और वैसे भी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने 7/12 का पुरावा सामने रखा है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि धनंजय मुंडे साहब और जनाब ये कराड़ साहब जो भी हैं, वाल्मीकि कराड़, आई थिंक दैट्स हिज नेम, वाल्मीकि कराड़, हाँ वाल्मीकि कराड़ साहब जो हैं, इन्होंने कोई जमीन इकट्ठे खरीदी है। सर ये क्या चल रहा है? और ऊपर से जस्ट लेट मी फिनिश, देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं हमने एक एसआईटी बिठा दी है और वो अपना जो निर्णय लेगी। मतलब ये अब आप बोलें सर, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? नहीं, ऐसा है सर कि वाल्मीकि कराड़, हेलो जी बोलिए सर। वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे ये बहुत करीबी है जी। और जो 7/12 का जो उतारा है उनका 7/7/12 एक्सट्रैक्ट, उसमें दोनों के नाम है कुछ 80-84
एकड़ जमीन है दोनों के मिला के। जी तो इतनी बड़ी रकम। और पंकजा मुंडे ने खुलेआम बोला है कि जिनके बगैर धनंजय मुंडे का कुछ होता नहीं, ऐसे वाल्मीकि करार, ऐसा भाषण है पंकजा मुंडे का। और ये जो है वाल्मीकि करार पहले गोपीनाथ मुंडे के साथ में थे, फिर बाद में धनंजय मुंडे जैसे ही अलग हुए तो धनंजय मुंडे के साथ आ गए। तो अभी वो धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे दोनों के फोटो लगा के चलते हैं। जी और वो यानी आपको बताओ कि यूपी बिहार का नाम तो यूं ही बदनाम है, यूपी बिहार तो इनके सामने बहुत फेल है। तो इतने खराब उन्होंने जिस तरह से मारा है ना उनको, सरपंच देशमुख को, जी तो बहुत बुरी तरह से मारा है। और वो सब जो है वो उनके एक गैंग है, जी एक साथ 40-40 50-50 गाड़ियां चलती है। और वो सब, और अच्छा ऐसा नहीं है, वो सबको तकलीफ है उनकी। उन्होंने वंजारी समाज, वो खुद वंजारी समाज के है, वाल्मीकि करार, गोपीनाथ मुंडे भी वंजारी है और पंकजा मुंडे भी वंजारी है। जी और जिन्होंने इन पे और आरोप धनंजय किए, मुंडे भी बंजारी हैं। जी हाँ धनंजय मुंडे वंजारी, पंकजा मुंडे भी वंजारी और वाल्मीकि करार भी वंजारी समाज के है। जी और ये जो जितेंद्र आव्हाड इन्होंने ये मुद्दा उठाया, वो भी वंजारी समाज के है। जी और इन्होंने कई वंजारी समाज के लोगों को भी मारा है, जी उनके तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं। तो ये जो है ना, इनके सामने कोई जात पात धर्म वगैरह कुछ नहीं है, ये गुंडे हैं, प्योरली गुंडे हैं। और इनका एक ही जात धर्म है, इनका जात धर्म है पैसा, लोगों को ब्लैकमेल करो और पैसा लो, यही इनका काम है, दूसरा कुछ नहीं है। ढोने साहब यहाँ पर जो सरपंच साहब को जो मारा गया और बहुत बुरी तरह मारा गया, इनफैक्ट जो द डिटेल्स बाय द वे आर हॉरिफाइंग। मैं अपने दर्शकों के सामने जो डिटेल हैं उस कत्ल के रखना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई हॉरर मूवी होती है, वैसे डिटेल है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उनको क्यों, क्या कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था, क्या कोई वहां पे सामने कोई इंडस्ट्री लग रही थी और ये चाहते थे कि उनको इतना मिले, कोई और चाह रहा था उनको इतना मिले? नहीं, उन्होंने 2 करोड़ की उन्होंने डिमांड किए थे इलेक्शन के पहले। 2 करोड़, वो आवादा कंपनी है वहां पे, वो आवादा कंपनी को 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी, तो उन्होंने दिए नहीं। बाद में वो घुसे तो वो एक दलित समाज का आदमी, बैकवर्ड क्लास के आदमी को उन्होंने मारे थे। तो वो आदमी ने गांव का सरपंच होने की वजह से देशमुख जो है उनको बुलाया, फोन किया कि भाई मुझे मार रहे हैं, ऐसा किया। तो वो गए। अब ये जो देशमुख है मराठा समाज के, लेकिन वो गांव बहुत लोकप्रिय सरपंच थे, 15 सालों से सरपंच थे। उन्होंने गांव को 19 पुरस्कार मिला के दिए, पुरस्कार प्राप्त हुए वो ग्राम पंचायत को, अलग अलग पुरस्कार, इतना अच्छा काम था। संतोष देशमुख जी का, संतोष देशमुख। और वो उनका गांव नहीं है, उनके मामा का गांव है, उनका गांव अलग है, वो मामा के गांव में रहने को आए हैं जी। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि कंटिन्यू लोग उनको जिता रहे हैं। तो बहुत अच्छा आदमी था वो। जैसे अपने गांव के किसी बच्चे को मार रहे हैं ये मालूम पड़ा तो गए और क्यों मार रहे हैं ऐसा पूछा, तो इनका ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने फिर उनको पकड़ के उनको बुरी तरह से मारा। यानी जैसा आपने बताया हॉरर फिल्म में जैसा होता उससे भी यानी इतना खराब की बस। और ये 2 धनंजय मुंडे है, धनंजय मुंडे का आदमी है वाल्मीकि कराड़, उनके कई सारे फोटो है, साथ में रैली में एक साथ जाते हैं। धनंजय मुंडे का उनके ऊपर आशीर्वाद है। अब ये धनंजय मुंडे, वो आज स्टेटमेंट है धनंजय मुंडे का आज की तारीख में कि वो मेरा करीबी साथी है, मेरे संबंध उससे है, लेकिन जो कायदे से जो होगा वो कायदे से होगा, कायदे के हिसाब से होगा। अगर वो कोई दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। आप इस तरह से खुलेआम बोल रहे हैं कि मेरा करीबी है, तो पुलिस की हिम्मत करेंगी उनको कुछ करने की? आप तो पुलिस को बता रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, उसके बाद मैं सीधा द्विवेदी साहब के पास जाता हूं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि एफआईआर में सबसे पहले ये वाल्मीकि कराड़ साहब का नाम है, सबसे ऊपर नाम है उनका, और इतनी देर हो गई है अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी होता, कोई और होता, अभी तक तो पता नहीं उनको, उनके परिवार को, उनके घर को डिमोलिश कर चुके होते, पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते। ये तो बड़ा अजीबोगरीब मतलब। नहीं, अभी सर ऐसा है, पुलिस का इसमें ये कहना है कि उसमें वाल्मीकि अन्ना नाम है जी, पूरा वाल्मीकि कराड़ नाम नहीं है। अच्छा, वाल्मीकि अन्ना है। अच्छा, वाल्मीकि अन्ना ऐसा है। वाल्मीकि अन्ना यानी शेट्टी है? नहीं, शेट्टी नहीं, नहीं, अन्ना और कौन? इनको ही अन्ना बोलते हैं, इनको ही अन्ना बोलते लोग। अच्छा। कुछ लोग पिताजी को अन्ना बोलते हैं, कुछ लोग चाचा जी को अन्ना बोलते हैं।
तो वैसा कोई बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं, तो वैसा अन्ना इनको बोलते हैं, जैसे वाल्मीकि अन्ना अन्ना। हजारे जी। है नहीं, वो शेट्टी बिट्टी नहीं, वंजारी है वो। अच्छा, वो भी बंजारी है, अच्छा। हाँ तो लेकिन संतोष देशमुख जी तो मराठा हैं, जहां तक मैं ये समझता हूँ। संतोष, देखिए संतोष देशमुख मराठा है, इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है जी। ना, ये जात पर से नहीं मारा इनको, जो है फिरौती नहीं दिए इनको, खंड नहीं दिए, नहीं इसीलिए इन्होंने मारा, इनके धंधे ही है वो, Isn't ये that उनके terrible? धंधे हैं। Let me go across to संजय द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब, ये क्या चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? सर ये क्या है? ये तो मतलब जैसे एक जमाने में वो जो, मुझे अभी तक याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, हमने तो स्टोरी भी करी हुई है उस पर। आई वॉज दी एडिटर ऑफ सूर्या मैगजीन एट दैट टाइम, जो एक जमाने में मेनका गांधी जी की हुआ करती थी। उसके बाद डॉक्टर जे के जैन उसके मालिक थे। सर वो धनबाद के अंदर जो कोल माइंस में जो यूनियन वगैरह होती थी, उसके अंदर ऐसे हुआ करता था। सर ये क्या है, मतलब अभी महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है द्विवेदी साहब? देखिए राजीव जी, ये बात आप समझ लीजिए, जी आप भ्रष्टाचार का आरोप जो लगाते थे जब सरकार महाविकास अघाड़ी की थी, जी और पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, असम में देख लीजिए, आप जहां जहां आप देखना चाहें सब जगह आप देख लीजिए, आरोप लगाते थे। और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं दूसरी पार्टी के, आज सब वो हैं कहाँ पे? आज हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो आरोप, जो ये आरोप लगाया जा रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो जितने भी भ्रष्टाचारी शामिल हुए वो कह रहे साहब रात में हमें अच्छी नींद आती है। नींद क्यों आती है साहब? ईडी सीबीआई का, ईडी सीबीआई का डर नहीं है। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के लिए काफी बातें कह रहा है, काफी चीजें कहना शुरू होने कर दिया ईडी के लिए भी। जी उनकी कार्रवाई को लेके काफी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, डिस्टर्बेंस कुछ हो रहा है सर, कुछ प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। जी तो जितने आप कैन वी गेट रिड ऑफ दैट डिस्टर्बेंस प्लीज? मर्डर की बात करें या कुछ की बात करें, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है तो उसमें उस पर कार्रवाई। अभी देखिए विधायक में डेथ हुई थी, बाबा सिद्दीकी थे, एनसीपी विधायक थे, उनका मर्डर हुआ था जी, और उनको तो 22 श्रेणी की सुरक्षा थी। जब 22 श्रेणी की सुरक्षा वाला व्यक्ति इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के राज्य में, तो आम जनता की हम कैसे बात कर सकते हैं? बस 22 श्रेणी थी सिद्दीकी जी के पास, अब वो सुरक्षित नहीं रहे, उनको सरेआम गोली मार दी गई। तो आज हम आम जनता की कैसे बात करें? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं सर, आज जो जीएसटी के प्रकोप जी मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर आ रहा है, जी बोलिए। जो मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर आ रहा है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही परेशान करने वाला है। क्योंकि 81 करोड़ जनता को तो आप राशन बांट रहे हैं, जो 5 करोड़ मान लीजिए आप, अमीरी ज्यादा है, मध्यम वर्ग से ज्यादा ऊपर है, 55 करोड़ लोग जो मध्यम वर्गीय में आते हैं, या 70 करोड़ लोग जो मध्यम वर्गीय में आते हैं। अब आपने कहा साहब वो गाड़ी बेचेगा तो 18% टैक्स देना पड़ेगा डिफरेंस का। तो अगर कोई आदमी मध्यम वर्गीय के पास गाड़ी बेचने, भाई बड़ा आदमी तो कोई उद्योगपति तो ऐसे काम करता नहीं है, लेकिन मध्यम वर्गीय वाले सोचते हैं गाड़ी, भाई आज हमने ये। द्विवेदी जी एक मिनट, मैं जरा समझा दूं आपकी बात दर्शकों को। जो आपने बात बोली है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। याद रखिए, अगर मान लीजिए 10 साल पहले या 8 साल पहले आपने कोई गाड़ी खरीदी, 15 लाख की, 15 लाख की गाड़ी आपने खरीदी और आपने अभी 1 लाख की बेची, उस पे आपको जीएसटी 14 लाख पे देना पड़ेगा। डिफरेंस पे 15 और 1 यानी 14 लाख के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18% का। दैट्स इट। मतलब जो जीएसटी आप देंगे वो सेल प्राइस से ज्यादा है, गाड़ी के आपको इतने मिलेंगे नहीं जितने आपको देने पड़ेंगे। बट आई एम श्योर द्विवेदी जी दैट दिस लॉ विल बी चेंज्ड 100%। ये किसी कोई ब्यूरोक्रेट, सरफिरा ब्यूरोक्रेट होगा, उसका दिमाग होगा ये। मुझे नहीं लगता कि ये लागू होने वाला है। अब आप बोलें सर, प्लीज बोलिए। देखिए लागू हो ना हो, लेकिन इस तरह की चर्चा करना जी, ये क्या दिखाता है? ये आप आज बैंकों में जाइए जी, माना कि आपने कहीं अपना अकाउंट खुलवाया हुआ था, अब अकाउंट आपने छोड़ के आपने ट्रांसफर जो हो गया महाराष्ट्र में हो गया, आप महाराष्ट्र में नौकरी करने लगे, अब उस अकाउंट को नहीं चला पा रहे आप। तो आज देखिए मध्यम वर्गीय काम करता है ना, कोई बड़ा आदमी तो करता नहीं है, तो उसको अकाउंट को आप सीज किए दे रहे हैं। आप उस अकाउंट को खुलवाने के लिए उस तो पहली बात तो खुलेगा नहीं, और उसमें 50,000 भी जमा है, 10,000 भी जमा है, तो पैसे वो आरबीआई के पास चले जाते हैं। ऐसे ये नियम की क्या जरूरत है? इस नियम की क्या जरूरत है?
तो जो कि मध्यम वर्गीय को सिर्फ परेशान करना है इस देश में, क्या मध्यम वर्गीय, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, वित्त मंत्री जी से, क्या मध्यम वर्गीय आपको वोट नहीं देता है क्या? सर मिडिल क्लास ही वोट देता है उद्योगपति आपको वोट सबसे। देते हैं, गरीब ही आपको वोट देता है। तो जो 2014 से पहले जो नीतियां बनती थी, जी जो मध्यम वर्गीय गरीब के लिए पहले बनती थी, जी उद्योगपति के लिए बाद बनती थी। आज आप अगर कोई भी उद्योगपति कर्ज लेता है, वो अपने दिवालिया घोषित कर देता है। तो चाहे ऐसी तमाम उदाहरण मौजूद है इस देश में, तो साहब उसका कर्ज बैंकों से माफ कर दिया जाता है। क्यों? कि बैंकों के ऊपर उसका भार न पड़े, बैंकों में न दिखाई पड़े कि कर्ज इसमें कर्ज बैंकों के ऊपर है। तो अगर इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं तो साहब ये so let's get शैलेश पांडे जी इन। तो थैंक यू सो मच द्विवेदी साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। मैं शैलेश पांडे साहब के पास जाता हूँ। शैलेश पांडे जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नेशन नाउ में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार आपको शैलेश पांडे जी, और हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम सर, हर हर महादेव जी। और आज एकादशी भी है, जय सिया राम, और आज एकादशी भी है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दो चीजें हैं सर शैलेश पांडे जी। एक तो जो अभी आपने सुना होगा, जो द्विवेदी साहब ने कहा, वो ठीक है, अभी चर्चा हो रही है, वो लागू नहीं हुआ है कि जीएसटी कैसे लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने अगर अपनी पुरानी गाड़ी बेची तो उसकी प्राइस उस वक्त जो थी और आज जो आपने बेची, उसके डिफरेंस के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई भी इसको लागू करेगा, मुझको नहीं लगता है वेरी फ्रैंकली, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में ये आ जाएगा कि यार गाड़ी बेची 1 लाख की और पहले 15 लाख की थी, तो 14 लाख के ऊपर जीएसटी देना पड़ जाएगा, मतलब जीएसटी गाड़ी की प्राइस से ज्यादा होगा। ये नहीं होने वाला। ये होते हैं सर, हर डिपार्टमेंट के अंदर अजीबोगरीब लोग होते हैं, कुछ भी डाल दे कोई भी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता ये होगा, बट एनीवे आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन इट। और दूसरी चीज ये है सर, जैसे बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर हुआ, बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या हुई, उसके बाद अभी ये सरपंच साहब की, संतोष देशमुख साहब की हत्या हुई, और परभणी में पुलिस कस्टडी में वो सूर्यवंशी साहब जो हैं, वो भी मतलब दुखद तरीके से उनकी भी कस्टोडियल डेथ हो गई। सर ये क्या चल क्या रहा है, ये मतलब क्या हो क्या रहा है ये? पांडे साहब जरा प्लीज बताएं, व्हाट इज हैपनिंग? देखिए राजू जी, दो बातें हैं आपने जो पूछी जी। पहली तो जो जीएसटी का विषय है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, देश की जनता भी अच्छी तरह से जानती है कि देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी एक गरीब माँ के बेटे, गरीब परिवार के बेटे, और गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए, अति मध्यम वर्गीयों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ करके समाज कल्याण का, गरीब कल्याण का काम किया है। तो जो हिसाब से मध्यम वर्गीयों के लिए, गरीबों के लिए, उनके कल्याण की अनेक योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की, 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, मध्यम वर्गीयों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई। तो ऐसी सरकार से इस तरह की जो जीएसटी की बातें चल रही है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूरी तरह से आश्वस्त करूंगा कि ऐसे किसी भी प्रकार के निर्णय हमारी सरकार नहीं लेगी जी। मतलब नथिंग अनफेयर विल बी डन, कहने का मतलब ये हुआ कि नाइंसाफी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए हम जनहित हमारी सरकार है, जनता का हित जिसमें है, हम उस तरह के निर्णय अभी तक लिए हैं और उसी तरह के निर्णय लेंगे। हम जनता के खिलाफ, जनता के अहित के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारे लिए पाप है। और रही दूसरा प्रश्न जो आपका था महाराष्ट्र में अपराध को लेकर, तो मैं पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपसे ये कहता हूं कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी है, और देवेंद्र फडणवीस जी के पास गृह मंत्रालय भी है। पिछले 5 साल जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, गृह मंत्रालय था, उनके पास गृह मंत्री थे। किस तरह से उन्होंने कठोर से कठोर निर्णय अपराध के खिलाफ उन्होंने लिया, आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की यह सदैव से नीति रही है कि अपराध मुक्त भारत, अपराध मुक्त राज्य, अपराध मुक्त शहर, अपराध मुक्त क्षेत्र बनाने की। आपको उदाहरण के तौर पे मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूं। इस महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें रही, यही शरद पवार के नेतृत्व में आपने देखा किस तरह के दंगे होते थे महाराष्ट्र के अंदर, किस तरह से दाऊद इब्राहिम, ये गैंग वो गैंग, गैंगस्टर्स भरा पड़ा हुआ था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति की सरकार आई, गृह मंत्री फौलादी आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी बने,
गोपीनाथ मुंडे जी ने इस महाराष्ट्र से गैंगस्टरों का खात्मा किया, एनकाउंटर शुरू किए गए, पुलिस को पूरा उनका सदुपयोग करने का राइट दिया गया और इस महाराष्ट्र से, मुंबई से गैंग और गैंगस्टर्स अगर किसी ने खत्म किया तो वो गोपीनाथ मुंडे जी ने खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की महायुति की सरकार ने खत्म किया। हमने ये करके दिखाया है। और आप अगर आज उत्तर प्रदेश में देखें, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक अतीक अहमद रहता था, हर जिले में एक अंसारी रहता था। ये अतीकों और अंसारियों को जमीन में दफन करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। और महाराष्ट्र में भी हम अपराध को, अपराधीकरण को सर उठाने नहीं देंगे। ठीक है, इक्का दुक्का घटनाएं घटी है, इसके पीछे भी जो लोग हैं उनको हम जमीन से निकालेंगे और जेल के सलाखों में डालेंगे। जो उसकी जो कठिन से कठिन कार्रवाई रहेगी उसको हम, वो आजीवन कारावास हो, शैलेश पांडे जी, उसके लिए उसको सर अभी बस सर एक मिनट आ रहा हूं सर, डॉक्टर ढोने आप ही के पास आ रहा हूं, हमारी डॉक्टर ढोने आप ही के पास आ रहा हूं सर, चैनल के माध्यम शैलेश पांडे जी, आप ही के पास आ रहा हूं सर। पूरी तरह से अरे सर सवाल तो जनता सुन ले, को एक मिनट आश्वस्त करता हूँ जी। ऐसा शैलेश पांडे जी है, एक मिनट, इनके- अरे डॉक्टर ढोने एक इनके सेकंड, योगी जी की बात डॉक्टर कर रहे हैं ढोने कैन यू हियर माय क्वेश्चन सर। शैलेश पांडे जी, एक चीज तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सेफेस्ट शहर है, सबसे सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अधेड़ उम्र के लोगों के लिए, तो वो मुंबई शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप बोलें डॉक्टर ढोने, अब आप बोलें सर प्लीज। नहीं, ऐसा है, इनके योगी जी का राज तो ये चल रहा है यहाँ पे कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके आंग पे गाड़ी, उनके यानी मिनिस्टर का बेटा उनको गाड़ी के नीचे कुचलता है और उसको कुछ नहीं होता। ये इनकी कायदा और सुव्यवस्था है। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनको रोकने के लिए जमीन पे ऐसे सड़क पे किले रख दिए थे। अभी भी ये उनके अभी भी, हाँ, तो ये कुछ नहीं है, बोलने के लिए तो बहुत है। और दाऊद इब्राहिम जो भागा तो दाऊद इब्राहिम कांग्रेस के वक्त ही भागा। जितने भी जो पकड़े गए लोग कांग्रेस के वक्त ही पकड़े गए लोग सब। और जैसी बीजेपी की सरकार उनको आती फांसी है, भी हुई। गैंग और गैंगस्टर तो आपके फांसी भी कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के काल में शुरू हुए ना। फांसी भी कांग्रेस सरकार ने दिए उनको। फांसी भी इनके वक्त, तो जो संसद पे हमला इनके वक्त हुआ था। इनकी देखिए भारतीय जनता पार्टी की और ये दहशतवादियों की मिलीभगत है, मैं आपको बोलता हूँ। दहशतवादियों की मिलीभगत है बीजेपी के साथ। वैदिक प्रताप है आरएसएस वो हाफिज सईद को मिलके आ गए थे, हाफिज सईद को। और कई लोग हैं ऐसे आरएसएस के, मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है। और वो भी ऐसे सवर्ण हिंदू बोलेंगे उनको, ऐसे लोग हैं आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान को ये जानकारी देने का काम किया है। और इनके तार पूरे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मिलिट्री वाले भी है उसमें, जो मिलिट्री से रिटायर्ड हो गए। तो ये आरएसएस वाले तो ये तो बोलना ही बेकार है भाजपा वालों का कि हम देशभक्त है। ये सच्चे गद्दार है, देशभक्त एक केस हुआ है देश के ये लोग। सर, सिर्फ एक केस और हुआ ये है सिर्फ बोलने की जो बात वैदिक है। जी की आप बात कर रहे हैं ना सर। एक मिनट सर, ये चैनल है सर, अदरवाइज एवरीथिंग विल कम ऑन मी इफ आई डू नॉट करेक्ट। वैदिक जी का किसी संस्था से कुछ लेना देना नहीं था। वो एज अ प्राइवेट सिटीजन, वो एज अ प्राइवेट सिटीजन, और मैं अपने आप को सर पूरी बात सुने। अरे शैलेश पांडे जी अपनी पूरी बात सुन लीजिए। वैदिक जी जरा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में अपने आप को उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूं। एक जमाने में पत्रकार हुआ करते थे। उन्होंने जाकर के वो हाफिज सईद के साथ जाकर के उन्होंने मुलाकात कर ली। आज तक तो ना उसका इंटरव्यू छपा ना कुछ और छपा। और क्योंकि एक और चीज बता दूं ढोने साहब और संजय द्विवेदी जी और पांडे जी, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये वैदिक जी की आदत हुआ करती थी, सारी दुनिया के सामने जो भी पावर में है वो उसके साथ अपने संबंध बोला करते थे कि मैं तो आरएसएस का हूं। और जब इंदिरा जी की सरकार थी वो बोलते थे कि मेरा इंदिरा जी के साथ डिनर तो हर हफ्ते होता है। मैं वैदिक जी की बात कर रहा हूं आपको, सो डोंट गो बाय हिम, लेट्स बी वेरी क्लियर, बट इट इज क्वाइट ट्रू। हाउएवर शैलेश पांडे जी, आई हैव टू गो टू द्विवेदी जी, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड प्लीज।
जरा राजू जी एक लाइन में हाँ, बोलिए, मैं इतना ही बोलिए। खंडन करना चाहूंगा बोलिए। कि उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना अधिकृत देना रूप से कोई संबंध नहीं नहीं था। है, नहीं है, नहीं है। इसलिए उनका सर नाम बीजेपी के साथ भी नहीं राष्ट्रीय है, स्वयंसेवक संघ सर के बीजेपी कृपा के साथ भी करके नहीं है। वी नो हिम। अरे सर हम लोग जानते हैं ना उनको। जी। पत्रकारिता नहीं, इस में तरह से चैनल पत्रकारिता में भी पे बहुत ऐसे लोग होते संघ हैं। से जुड़े थे, उस संघ के थे, तो वो ऐसा वो खुद बोला करते थे तैयार करना है, सर, वो ये खुद बोला करते गुमराह थे कर रहे हैं ना जनता को। सर, वो खुद बोला करते थे कि मैं संघ का हूं, और संघ उनको जानता भी नहीं है। छोड़िए, ऐसा नहीं है। लेकिन ढोने साहब, ऑन वन थिंग वी विल आस्क शैलेश पांडे जी कि जब भी कोई बड़ा अटैक होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के वक्त क्यों होता है? कारगिल जब बीजेपी सरकार में थी, ये क्या बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट में अटैक द बीजेपी सरकार में थी, लेकिन 26/11 आपकी सरकार के दौरान हुआ। ये डोंट फॉरगेट दैट। आई हैव टू गो टू मिस्टर द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी या माननीय मोदी जी का जब भाषण नहीं है सर ना, तो सारा रोना ऐसा नहीं लगता सर। इतना अच्छा बोलते हैं सर कि इनसे ज्यादा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, इनसे ज्यादा सरकार चलाने वाला कोई नहीं है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ महाराष्ट्र में जी, हुआ। मणिपुर की क्या हालत है? बाबा सिद्दीकी को 22 सैनिक सुरक्षा थी, सरेआम मर्डर होता है। गृह मंत्री कौन था? फडणवीस जी गृह मंत्री थे। मणिपुर जल रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं करनी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए, एक ने 10 पुलिस वालों को रात में ढेर कर दिया। शायद उत्तर प्रदेश का इतिहास इतनी बड़ी घटना है कि 10-12 पुलिस वाले एक साथ मारे जा रहे हों और उसके बाद घर पकड़ा, खत्म हुआ, मारा, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन उनकी अपराधी की हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो 10-12 पुलिस वालों को एक साथ मर्डर कर दे? इनके विधायक बलात्कार करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है। हाई कोर्ट कहती है इसके खिलाफ FIR करिए, खैर वो आज आजीवन कारावास सजा पा रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश बहुत उदाहरण मैं देना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये माननीय प्रवक्ता जी को मालूम होना चाहिए कि झूठ बोलने से, अब जुमले बोलने से काम नहीं चलता भाई। अगर आप कह रहे हैं कि सब GST बेचने वाली कारों पे लागू नहीं है, इसकी चर्चा कैसे कर दी गई? चर्चा कैसे? नैरेटिव बनाने की क्या जरूरत है? आज देश में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, तमाम नैरेटिव आप फैलाते हैं। अब सुप्रिया सुले के ऊपर कहते हैं साहब 150 करोड़ लिया, और शाम तक वो आगे टांटा फिर हो जाता है। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नैरेटिव क्यों फैलाती है? 5 लाख वोटर बढ़े थे लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में, 45 लाख वोटर बढ़ गए 6 महीने में, 4 महीने में। कैसे बढ़ गए? ये जवाब कौन देगा? चुनाव जो अब तक जवाब नहीं दे पा रहे इसका कि इतने कैसे बढ़ गए। दिल्ली का चुनाव होना है, BMC चुनाव होना है। तो देखिए, आज ईडी बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट उन पर जवाब दे रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है आज की डेट में कि नहीं, जो ईडी काम करती थी, इनके जो चंगू मंगू थे भारतीय जनता पार्टी के, चंगू मंगू की स्थिति क्या है? तो ये मैं कह रहा हूँ, शराब कांड में इतना ज्यादा था, सब उनसे लिखवा लिया, सबको गिरफ्तार कर लिया, सबकी इमेज खराब कर दी। उधर हेमंत सोरेन जी की इमेज खराब कर दी। महाराष्ट्र जब सरकार चल रही थी तो सब भ्रष्टाचारी भरे हुए थे, लेकिन 80 विधायक इनके पास भ्रष्टाचारी आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये मत देखिए हम चुनाव जीत गए महाराष्ट्र में या हरियाणा में चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना हारने का अलग मैटर हो सकता है, लेकिन आपकी जो देखने स्टाइल है, आपका जो बोलने नैरेटिव फैलाने स्टाइल है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत किसने कहा था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। महंगाई की मार आपकी मोदी सरकार, महंगाई थी माननीय मनमोहन सिंह के सरकार में, महंगाई थी, आपने नारा दिया महंगाई की मार आपकी मोदी सरकार। आज मुझे बता दीजिए सर, कोई प्रवक्ता हो या एनडीए कोई घटक दल हो या एनडीए के मंत्री हो, महंगाई बेरोजगारी पे कोई बात करते? जबकि 2013 में प्रधानमंत्री जी कहते थे साहब मनमोहन सिंह मां नहीं बोल पा रहे हैं, महंगाई का मां बोलने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की अच्छा, महंगाई की मां, ये बात तो दुरुस्त है सर। तो शैलेश पांडे जी से पूछ लेते हैं सर। आप कह रहे हैं संजय द्विवेदी जी तो शैलेश पांडे जी से पूछ लेते हैं। 10 सेकंड हाँ, बोलिए सर, बोलिए कि अभी शैलेश पांडे जी का मध्यम वर्गीय के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ कि मध्यम वर्गीय बहुत खुश हो रहा है। तो जो महंगाई बढ़ रही है, 240 रुपए
लीटर साला जो मूंगफली का तेल है, तमाम दालों में महंगाई बढ़ गई है, तमाम चीजों में महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की मार से जनता परेशान है, महाराष्ट्र की हो चाहे पूरे हिंदुस्तान की, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उनका उनका अपना सिस्टम खराब हो गया। बेरोजगारी आप देख लीजिए, आप कुछ भी कहें, आप बेरोजगारी हमने खत्म कर दी। अभी मतलब 25 करोड़ लोगों को हमने मध्यम मतलब ऊपर कर लिया। अगर 25 करोड़ हमने ऊपर कर लिया, देखिए झूठ बोलने की चाहे देखिए, अब तो 81 करोड़ को आप कैसे दे रहे हैं अनाज? अगर 81 करोड़ में 25 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, तो 81 करोड़ 25 करोड़ कम हो जाने चाहिए थे ना, नहीं हुए कम। क्यों नहीं हो रहे जी? आप झूठ बोल बोल के देश को, झूठ बोल के नैरेटिव फैला के, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं झूठ बोलो। आपने सर राइट, डॉक्टर ढोने, आई एम कमिंग टू यू, 1 सेकंड सर। ठीक है, लेट मी आस्क डॉक्टर ढोने फर्स्ट। शैलेश पांडे जी, आप ही की बात बोल रहा हूं डॉक्टर ढोने से। डॉक्टर ढोने, आज सुप्रिया सूले जी ने यह कहा है, बड़ी अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है आज। उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवीएम में क्या प्रॉब्लम है? खुद बुलाया सुप्रिया सूले जी ने। ईवीएम को सिर्फ ब्लेम मत दीजिए, काम कीजिए ना इफेक्टिवली। व्हाट इज द मैसेज? मैसेज ये है कि आप अगर काम करेंगे तो जीतेंगे। बोलिए सर। नहीं, ठीक नहीं, ऐसा है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है ऐसा अभी तक कोई बोलता नहीं था जी। लेकिन अभी इसलिए मैं भी खुद ये मानता हूं कि ईवीएम में को बहुत ज्यादा गड़बड़ हो नहीं सकती। लेकिन अखबार में छापा 95 जगह पे वोट अलग अलग नहीं जुड़ रहे हैं कि वोट हुए कितने और वो एक्चुअल में मशीन से कितने निकले, ये इसका कुछ उत्तर दिया नहीं चुनाव आयोग ने एक बार। तो लोगों को शक होना है, यानी स्वाभाविक है। उसके बाद अभी उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला, उसमें उन्होंने कुछ गोपनीयता की है कि वो नहीं देंगे 17 नंबर का फॉर्म जो है जिसमें कितने वोट गिरे हर एक एरिया से। तो अब उन्होंने उसमें पाबंदी लगा दी। ये क्यों लगाई पाबंदी? यानी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ करने की इनकी इच्छा है या कुछ गड़बड़ हुई है, ये तो बात पक्की है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऐसा होता है। अगर ऐसा होता था तो फिर लोकसभा में वो नहीं ये होते थे। लेकिन गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। सर ये दैट द सुप्रीम कोर्ट विल लुक आफ्टर। सर सुप्रीम कोर्ट इज लुकिंग इनटू इट। देखिए सुप्रीम कोर्ट जी सर, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई चुनाव आयोग नहीं है, ये क्या है? कुछ नहीं है। इनके विचारों के लोग जज बन के बैठे हुए हैं। वो जो हमारे नागपुर के थे चंद्रचूड़ साहब, वो भी उनके विचारों के, उन्होंने पूरा यानी जो प्रोटोकॉल रहता है उसको ध्वस्त करने का काम किया चंद्रचूड़ साहब ने। उन्होंने प्रधानमंत्री को घर पे बुलाया, ऐसा नहीं होता है। हमारे भी रिश्तेदार है जज, लेकिन हम जाते हैं तो कोई फोटो नहीं निकालते, वो हमारे घर पे नहीं आते हैं, हम उनके घर पे जाते हैं तो बस बातें किए, कभी उनके साथ फोटो नहीं निकालते हम। लेकिन एक चीज तो है सर धोने साहब, एक चीज तो है, ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं। ये एक बार फिर दर्शकों को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है सर। अभी जो चुनाव हुए हैं ना, जहां पर मैं रहता हूं जुहू में, वहां पर 3 बार आरएसएस, बजरंग दल या संघ के लोग और बीजेपी के लोग आए हमारी बिल्डिंग में, सिर्फ हमारी बिल्डिंग में। और बाकी जगह पे मैंने जब पता लगाया तो 5 बार गए, कांग्रेस से एक बार भी नहीं आया सर। इसके बावजूद कि मैं आपको बता रहा हूं, अशोक भाऊ यादव जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन सर। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जाकर के आपको वोट देंगे? मैं आपको बता रहा हूं, जुहू गली में पूरी रैली देखी, एक बार नहीं 2 बार, सारी बुरके वालियों की, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके, और हर एक को ये बोल रहा था इन्होंने तो 7,500 रुपए दे दिए, सामने वाले क्या दे रहे हैं? झांसा ये बोल रहे थे सर। अब आप बोलें शैलेश पांडे जी प्लीज। राजीव जी बोलिए सर। अभी डोले जी ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के विचार पे चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी व्यापक हो गई है कि सभी उस पर चल रहे हैं। और डोले जी आने वाले डिबेट में ये भी कहेंगे एक दिन कि राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये ब्लैकमेलर लोग हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। देखिए जज को भी ब्लैकमेल करते हैं ये। उठाते हो, अरे जज का मर्डर किया इन्होंने लोहिया का नागपुर में। उठाते हो
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये ब्लैकमेल और सर देश के सर शाह उसमें पर आदमी ने सर एक बड़ी सुप्रीम बार- कोर्ट के फुल अमित बेंच शाह में सुनिए। भरोसा किस पे है? आपको नहीं राहुल गांधी सुनिए, का भरोसा है क्या? ये नहीं, अरे हमको राहुल लोग तो गांधी ये देखिए, कहते हैं कि राहुल गांधी है, और इससे सोनिया बीजेपी गांधी, बल्ले बल्ले है, तो कहीं नहीं, राहुल सुन गांधी रहे तो हैं। नहीं बीजेपी अरे से ढोले मिले साहब हुए। उनको बोलने दीजिए ना राहुल प्लीज। गांधी तो नरेंद्र मोदी से तो नहीं मिले हुए कांग्रेस का खात्मा करने के लिए। भैया कल को आप ये भी कहोगे। आपके जो है ना, एक अकेला राहुल गांधी का विरोध करने के लिए आपके 10-10 केंद्रीय मंत्री तैयार रहते, मैदान में उतरते, सब प्रवक्ता नहीं, मैदान में उतरते नहीं। भैया। राहुल गांधी ठीक है। अकेला उनकी राहुल ठीक गांधी है। की इमेज खराब करने के लिए ढोले उन्होंने जी, आप करोड़ों मुझे- रुपए खर्चा किए, मुझे मुझे करोड़ों आपकी रुपए बातों खर्चा का जवाब किए। सुनिए, मुझे अब आपकी बातों का जवाब दे देने दीजिए, फिर हाँ, आप बोलिए मैं सर, जो बोलिए, प्रश्न बोलिए, बोलिए, उठाऊंगा बोलिए। फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने तरह तरह की बातें कही, अभी द्विवेदी जी ने भी और ढोले जी ने भी। आप ईवीएम की बात करते हैं, आप पहले अपने गिरेबान में भी तो झांकिए। आप झारखंड जीते ना, लोकसभा चुनाव में आपने महाराष्ट्र जीता ना, तब ईवीएम सही था। लेकिन जब हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते तो ईवीएम खराब हो जाता है। कांग्रेस जब जम्मू कश्मीर में चुनाव जीती है तब ईवीएम सही था और अब गलत हो गया। ये दोगली और दो ही बातें करना पहली बात तो कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस ने बंद करना चाहिए। क्योंकि देखिए देश की जनता भी देख रही है। आप सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठाओगे, आप ईडी पे उंगली उठाओगे, आप चुनाव आयोग पे उंगली उठाओगे, आप ईवीएम पे उंगली उठाओगे, आप देश के प्रधानमंत्री को उठाओगे। राहुल गांधी देश में विदेश में जाकर देश के प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करेंगे। ये देखिए देश के हित के लिए ठीक नहीं है, ये देश के हित के लिए ठीक नहीं है। कुछ तो तय करो कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। हाँ, सब गलत है, सब भैया गलत है। राहुल ये नहीं, अभी कुछ ठीक गलत है, हो ऐसा गया। नहीं होता है। सुनिए और पांडे रही जी, बात- बोलिए सर। अभी ये सुनिए, अभी पांडे जी आप जो विदेश की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो विदेश में जाके सर वो बोला पुरानी था बात कि हो गई ना, हम वही बात दोहरा भारतीय रहे हैं हैं, सर तो आप। हमको शर्म आती है भारतीय होने की। जी, 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 लोग जी। बोलते ये क्या लोग है, ये क्या देश है। सर, इतना ऐसा नहीं बुरी बोला तरह से था। पूरे देश को सुनिए, सर शंघाई की राहुल मीटिंग गांधी है। प्रधानमंत्री अरे के- सर हाँ? सर 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 मैं दोहरा दूं आपको वर्ड टू वर्ड। हाँ, प्रधानमंत्री हाँ। जी ने क्या बोला था मैं आपको बता देता हूं। शंघाई में उनको बोला था, जो मैं समझता हूं नहीं बोलना चाहिए था। किसने उनको ये एडवाइस दी थी बोलने के लिए मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि अभी तक ये होता था कि लोगों को ये लगता था कि पिछले जन्म में हमने कौन सा पाप किया है कि जब हम भारत में पैदा हो गए। ये हाँ। मोदी जी ने ऐसा बोला था, मानता और ये हूं। कोई अभी देश है? सर वो अभी भी स्पीच अवेलेबल है तो क्या सर वो बात हो चुकी है ना, उसके नहीं नहीं, बावजूद वही नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री देखिए अरे नरेंद्र देश मोदी का नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार, विदेश में करप्शन जाके सुनिए, नहीं नहीं, छोटे- नरेंद्र मोदी विदेश में जाके देश के बारे में, देश की जनता के बारे में बुरा बोलते हैं। सर, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में बोलिए ना सर, संदर्भ में। हो तो एक मिनट, शैलेश पांडे जी। लोगों को बोलना पड़ता है। सर संदर्भ बताइए ना, कॉन्टेक्स्ट बताइए। कॉन्टेक्स्ट ये था, उन्होंने ये कहा था कि हमारे कानून इतने कॉम्प्लेक्स हैं अभी तक कि कोई यहां धंधा करने को राजी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था कि जी, बिल्कुल। हिंदुस्तान में आकर के कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। क्यों करेगा भाई? अभी उद्योगपति भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे हैं सर, जा रहे हैं, कोई देश दो राय में जो नहीं। उद्योगपति है, पैसे वाले लोग भाग देश छोड़ के भाग रहे हैं, जा रहे हैं। अरे वो जो पैसे लेके भाग रहे वो अलग, लेकिन जो पैसा लेके नहीं भागे, जो अच्छे लोग हैं उद्योगपति, वो भी देश छोड़ के जा रहे हैं। राजीव ये नहीं, गलत इनके बात है। समय जी, बोलिए, में बोलिए। देखिए राजीव जी, जी, राजीव शैलेश पांडे जी, ढोले बोलिए। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। अरे अच्छा ढोने साहब, आप सुनिए, ढोने साहब, आप उनको एटलीस्ट 2 मिनट तो 2 मिनट तो बिना इंटरप्शन के बोलने दीजिए। शैलेश पांडे जी बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर हाँ, आप प्लीज जितना बोलिए ना टिप्पणी सर, करिए, सर, मैं सर, शांति बोलिए। से सुनूंगा। मुझमें सर बहुत सर धैर्य है, सर बोलिए बोलिए। आज आप बात करते उद्योग की बात करते। एक समय ऐसा था कोई भी उद्योग हो, धंधा हो, बिजनेस हो, लगाने के लिए आज पहले वहां के अपराधी, आपके स्थानीय अपराधी हर जिले के बाहुबली पहुंच जाते थे। चाहे ये उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे जिस प्रदेश की बात हो, उद्योग धंधे लगते नहीं थे। लेकिन आज जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी में देश के अंदर किया हुआ है, आज उद्योग धंधे, व्यापार, रोजगार, आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री 18-18 घंटा काम करते कि भारत माता को विश्व गुरु कैसे बनाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र कैसे बनाए। आज उसके लिए वो सतत कार्यशील है और वो किसी भी बात की आप जब टिप्पणी करते हैं तो टिप्पणी में फेक नैरेटिव्स नहीं होने चाहिए।
मुझे विरोध करना है, इसलिए मैं विरोध के लिए विरोध की बात करूंगा। ये बहुत हद तक सही नहीं है। और हमने देखा, देश की जनता ने भी देखा कि आपने किस तरह से फेक नैरेटिव्स गढ़े थे लोकसभा के चुनाव में। आपने आरक्षण खत्म हो जाएगा, फेक नैरेटिव गढ़ा। आपने संविधान खत्म हो जाएगा, फेक नैरेटिव जड़ा। आपने चुनाव नहीं होगा, फेक नैरेटिव जड़ा। आपने चाइना और रशिया जैसी हालत हो जाएगी, यह फेक नैरेटिव गढ़ा। लेकिन एक भी बात हुआ नहीं देश के अंदर। आज भी देश के संविधान पे यह देश चल रहा है, देश में आरक्षण टिका हुआ है, देश में चुनाव हो रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए संविधान पे चल रहे। लेकिन आपने फेक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गढ़ा, लेकिन वही आरक्षण और संविधान के खिलाफ पूरा जीवन अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी ने आरक्षण को खत्म करने की यथास्थिति परिस्थिति के अनुसार आपने बात कही। सर 75 साल पहले क्यों जा रहे हो? जनता ने सुना है। सर वो दरवाजा मत खोलिए। एसटी ओबीसी समाज को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया आपने। नहीं, ये कंटिन्यू भाषण देते हैं। शैलेश पांडे जी को पूरा बोलना चाहिए। शैलेश पांडे जी ये बात कई बार बोल चुके हैं। इसलिए इस तरह का फेक नैरेटिव की बातें अब तो मत करो। राइट, अब तो मत करो। राइट सर, ओके, लेट्स गो अक्रॉस टू संजय द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब अब आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, मैं आपको धैर्यपूर्वक सुनूंगा। बोलिए द्विवेदी साहब। शैलेश जी देखिए, बिंदु में बात की जाती है, मैं हमेशा बिंदु में बात करता हूँ। नमस्कार सर, मैं बिंदु में हमेशा बात की जाती है, मैं बिंदु में बात करूंगा। अरे आपको नमस्कार किया, नमस्कार का जवाब तो दो। नमस्कार मैंने क्या जवाब दिया इन्होंने। राइट, बोलिए, जवाब दे दिया। नमस्कार, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव, बोलिए। हर हर महादेव, जय श्री राम जी। सर मुझे बता दीजिए, एक बात बताइए शैलेश जी, राजीव जी, जो सार्वजनिक उपक्रम है जितने प्रधानमंत्री हुए सबने लगवाए, जो सार्वजनिक उपक्रम आज फायदे में चल रहे हैं उनको एक उद्योगपति क्यों बेचा जा रहा है? रेलवे फायदे में चल रही है, रेलवे में क्यों जोड़ा गया? क्या जरूरत है रेलवे में जाने की? LIC फायदे में चल रही है, सबसे ज्यादा पैसा रेलवे देता है, LIC देती है देश को, क्यों जोड़ा जा रहा है? कितने करोड़ 2014 में कितने करोड़ ऋण था वो आप जानते हैं। आज कितने करोड़ का ऋण देश के ऊपर है वो भी आप जानते हैं। आप GST से तमाम पैसा ले रहे हैं, PCOs बेच रहे हैं आप। मैं नहीं कह रहा हूं, तो आप जब PCOs बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, और किसे दे रहे हैं आप? एयरपोर्ट में आप कायदे कानून बदल देते हैं, बंदरगाह किसे आप? मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं ठीक है आपकी बात अपनी जगह, उद्योगपतियों को देना चाहिए, लेकिन उद्योगपतियों में जो सार्वजनिक उपक्रम लगाए गए थे, ये जो फायदे में जो चल रहे थे, जिनसे देश के लोगों का कल्याण हो रहा था, कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगाए गए, आपने कहा था उद्योगपति यहाँ रुकते नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात कही, बात मैं मानता हूँ आपकी, लेकिन सुई से लेके एयरपोर्ट यहाँ हवाई जहाज तक बन रहे हैं देश में, कितनी अच्छी सड़कें बन गई। जो रेलवे पहले कोयले के इंजन से चलती थी, आज वो इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है। आप कह रहे किसी ने विकास ही नहीं किया, ना इंदिरा गांधी ने विकास किया, ना राजीव गांधी ने विकास किया। जो आज हम ये डिबेट कर रहे हैं वो परम श्रद्धेय राजीव गांधी की देन है, जो नेट लेके आए थे, और रेलवे में जो आरक्षण वाला प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो जो हम लोग बम्बई को जाते थे तो बम्बई से टिकट वापसी नहीं मिलता था, बम्बई की टिकट हमको वापसी मिलने लगा। तो किसने किया? आप जो चला रहे काम, आप जो कांग्रेस ने कार्य किए थे, उन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप कांग्रेस को, जो प्रधानमंत्री हमारे पूर्व में रहे हैं, उनको आप चैलेंज नहीं दे सकते हैं। ना मोदी जी चैलेंज दे सकते हैं, ना अमित शाह चैलेंज दे सकते हैं। आप कहते हैं अम्बेडकर की बात करते हैं, अमित शाह जी ने किस तरह से अम्बेडकर जी को मृत्यु पर, जो भारत रत्न है, भारत रत्न जो है अम्बेडकर जी, उनको किस तरह से अपमानित किया? शायद आपको नहीं मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता की जिसमें भारत रत्न दिया जाता है उसके अपमान में कोई बात नहीं कही जाती है, क्योंकि वो सर्वोच्च हमारा वो है पुरस्कार है, तो वो किसी उसके अपमान की बात नहीं की जाती है। अगर अमित शाह जी ने अपमान किया और आज तक माफी तक नहीं मांग सकते हैं, आप 20 आरक्षण की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप कहते हैं ना हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की आप एहसानमंद हैं, बात करते हैं, लेकिन भारत रत्न अभी तक क्यों नहीं दिया गया जी? जिनको भारत रत्न आपने दे दिया उनका अपमान आप संसद भवन में कर रहे हैं, तो शायद ये कितना बड़ा देश के लिए कलंक है, या देश के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है
कि ऐसी पार्टी जो संविधान की इतना इतना पूजती है, चरण छूती है, संविधान को सर पे लगाती है, और संविधान के विरोध में आप कह रहे साहब कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने अगर कोई कार्य किया तो संविधान के हित में किया। 356 धारा लगा के सरकार गिराती थी और उसका 6 महीने बाद चुनाव कराती थी। आपने क्या किया भाई साहब? तो एक वोट कम होने की वजह से अटल माननीय श्रद्धा अटल वाजपेयी ने सरकार नहीं बनाई। आप क्या करते हो भाई? चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त में गिराकर उनके इस्तीफा लेके, अगर वहां पे ज्यादा वो है तो उनसे इस्तीफा लेके सरकार बना लेते हो। ज्यादा दल बदल कानून का आप किनारे रख देते हो, दल बदल आपने किनारे रख दिया और आपने सरकार बना ली। तो आप इस तरह कार्य करते हो। लेकिन संजय द्विवेदी जी, एक चीज है, ये जानकारी देनी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि आपने रेलवे की बात करी। अब मुझे मालूम नहीं है कि वास्तविकता में रेलवे का निजीकरण होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई वर्ड नहीं आया है। पांडे जी, आपके पास आऊंगा मैं, ढोने साहब के बाद आपके पास आऊंगा, जरा एक मिनट रुक जाइए। तो एक चीज आपको बतानी बहुत जरूरी है। शैलेश पांडे जी सुनिए, बहुत जरूरी है ये, आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, पूरे देशवासियों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। सर 2023-2024 में रेलवेज का जो रेवेन्यू था वो 2.40 लाख करोड़ था, यानी 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू था, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 17,000 करोड़। 2.4 लाख करोड़ इज व्हाट द रेलवेज अर्न्ड, और रेलवे का एक्सपेंडिचर था 2.26 लाख करोड़। यादें रेलवेज को 2023-2024 में 14,000 करोड़ का मुनाफा हुआ ऑन ए कैश बेसिस, कैश बुक के हिसाब से। सिर्फ एक ही साल के P&L को अगर देखा जाए, पुराना आप छोड़ दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई भी रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन अलाउ करेगा, मुझको नहीं लगता सर, वेरी फ्रैंकली। और अगर होगा, इट विल बी अ ट्रेजेडी, एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल अपोज इट, बिकॉज द वे रेलवेज इज बीइंग रन राइट नाउ, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बाकी सब हो रहे हैं। हाँ, एक जगह पर या दो जगह पर कैप्टिव रेलवे दी गई है, कोल माइन से वो आपको एक फ्रेट ट्रेन, एक फ्रेट कॉरिडोर दी गई है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं दिया गया। कुछ आप बोलना चाह रहे थे द्विवेदी जी, जस्ट 1 मिनट प्लीज, बोलिए। रेलवे में आप देखिए, रेलवे का काफी हिस्सा जो है, मानिए मैं एक उद्योगपति को दे दिया गया है। आप देखिए, आप देखिए दे दिया गया है। तो उनकी सर वो कैप्टिव रेलवे है, सिर्फ कोल माइंस के लिए सर, पोर्ट तक है वो सिर्फ बंदरगाह तक है। नहीं तो उनको दी गई है, आप देखिए ना सर, पहले डाला गया अंदर। आई एग्री विद यू सर, एयरपोर्ट दिए उनको पहले। सर सिंधिया रेलवे भी ऐसे चला करती है, आप देख लीजिए सर, यूपी में मार्टिन बर्न रेलवे भी ऐसी चला करती है। नहीं, ऐसा है सर, ये आप LIC जो है, LIC फायदे में है, फिर भी LIC के शेयर बेच दिए इन्होंने। LIC तो फायदे में है ना जी, फायदे में, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज। तो LIC का भी प्राइवेटाइजेशन किया इन्होंने। LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है सर, सम डिसबर्समेंट टेस्ट, वही कुछ शेयर थोड़ा डिसबर्समेंट हुआ है, वो तो हर साल होता है सर, प्लीज। अब ऐसा है, नाउ यू आर एग्जैजरेटिंग। ऐसा है, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं जो LIC के शेयर्स होल्ड करती हैं, दे आर अलाउड टू ट्रेड इन LIC शेयर्स, दैट्स ऑल। उसका थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि LIC को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सर, एज फार एज आई नो। ऑफ कोर्स आई कुड बी मिस्टेकन। जी, ढोरे साहब कुछ और बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, ऐसा है कि इन्होंने जिसके पहले भी बोले कि भाई 25 लाख लोगों को गरीबी के ऊपर लाए। हकीकत ये है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 2009 से 4 से 14 तक जी, उस जमाने में ये 10 सालों में 27 करोड़ लोगों को गरीबी लाइन के ऊपर उन्होंने उठाया था। तो इनकी गरीबी दूर हो गई थी 27 करोड़ लोगों की। आज ये बोलते हैं 25 करोड़ हमने गरीबों को ऊपर लाया, गरीबी रेखा के नीचे ऊपर लाया, तो जिसका मतलब है 25 और 27 52 हो गए। अब देश में तो 140 करोड़ है, तो 153 करोड़ सर, 153 करोड़, फिर 80 करोड़ लोगों को अभी भी जो है ये दे रहे हैं। इन्होंने मान लिया कि 80 करोड़ लोग गरीब है, यही है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये सही बात सर, नहीं ये है। ऐसा एक्चुअली मान लिया क्या? ये मैं शैलेश पांडे जी से आई वुड लाइक टू आस्क हिम, व्हाट इज द बीजेपीज ऑफिशियल आंसर? क्या किसी के घर में खाना पहुंचाना, मतलब अनाज पहुंचाना, क्या ये मतलब है कि वो आदमी बहुत गरीब है? शैलेश पांडे जी, क्या वो गरीबी रेखा से नीचे है? शैलेश पांडे जी, इसका ये मतलब है क्या?
जी देखिए, ऐसी बात नहीं है राजीव जी, जी। जो अनाज आज दिया जा रहा है 80 करोड़ जी। जनता को, जी। आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने कोविड की त्रासदी को झेला। जी। कई कई देशों में तो कितनी बुरी से बुरी स्थिति आ गई थी, आ वो भी गई थी। पूरी दुनिया ने देखा। आज इटली जैसा देश, जो कि दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आरोग्य क्षेत्र की सुविधा का सर्वोच्चतम उत्तम सुविधा देने वाला देश भी त्राइमाम हो गया। अमेरिका की क्या हालत हुई, लंदन की क्या हालत हुई। आज उसके मुकाबले में हिंदुस्तान देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समझबूझ के कारण, उनके संवेदनशील नेतृत्व के कारण, और हमारे यहाँ की आरोग्य सुविधा में विशेष तौर से हमारे देश के डॉक्टरों को, नर्स को, आरोग्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश को ज्यादा डैमेज होने से बचाया। लेकिन फिर भी आर्थिक परिस्थितियां, कितने देश की तो आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई। अब वो 5 साल में उभरेंगे कि 10 साल में उभरेंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने, सरकार ने वो चीजों को संभाला। फिर भी लेकिन हम उनको और संबल दे सके, उनको संबल दे सके, उनको हम और संभाल सके, तो उसके लिए ये अनाज की व्यवस्था देश के जो अन्य मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, गरीब लोग है, हमने उनको दिया है। तो हमने अपने नागरिकों की को संबल देने के लिए किया है। तो ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, अच्छी बात किया है। और जी। दूसरी बात, बोलिए, द्विवेदी बोलिए। जी बार बार फेक नैरेटिव्स की बात की है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अमित जी शाह जी के वक्तव्य की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, शायद ही किसी पार्टी सर आपने किया या नहीं किया? कांग्रेस ने किया होगा सर, आपने किया क्या? देखिए सर क्या, बिल्कुल मुझे नहीं लगा, वेरी फ्रैंकली। अमित शाह जी ने किया या नहीं किया ये बताइए ना सर। कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस को सजा मिली है। आज कांग्रेस पहले 44 सीट आई, फिर 52 आई, आज की तारीख में 101 सीट में ही बड़े खुश हो रहे हैं। सीधी बात है ना। लोग आपको समर्थन क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से नाराज थे। तो कांग्रेस ने जो किया छोड़िए ना, आप क्या समझते हैं? आपने भी वो स्पीच सुनी अमित शाह जी की, आपने भी वो भाषण सुना, जरूर सुना होगा, मैंने तो 6 बार सुना है। क्या अमित शाह जी ने वास्तविकता में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कोई अपशब्द बोला? बताएं आप शैलेश पांडे जी। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव जी, आपने भी वो सुना जी। देश के गृह मंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में वो बातें कही जी, वो परिप्रेक्ष्य को आप देखिए, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अब तक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, उस परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कि आप तो बार बार उनका अपमान पे अपमान करते हो और फिर उनका नाम लेते हो। आपको अधिकार नहीं है उनके नाम को लेने का, ये कहना था उनका, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। मुझे बताइए, कांग्रेस के राज्य में 2 बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुना, हरवाया कि नहीं हरवाया? कांग्रेस पार्टी ने हरवाया। क्यों उनको हरवाया भाई? आज जब वो कानून मंत्री थे, वो जब दलित समाज के हित के लिए कोई डिसीजन लेने के लिए कह रहे थे, क्यों कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दलित समाज के लिए हित के निर्णय को नहीं लिया? फिर उनको मजबूरी में कानून मंत्री से पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब मैं बोलूंगा सर, कांग्रेस ने मजबूर किया। और देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 वो स्थान जहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, जहां पर शिक्षा हुई, जहां पर वो लंदन में पढ़े, जहां पर उनका जो महापरिवार निर्माण हुआ, ऐसे 5 स्थल, मुंबई में एक स्थल है, उसको सौंदर्यीकरण करने का, उसका पुनर्निर्माण करने का, उनको अभिवादन करने का काम अगर किसी ने किया तो मैं छाती ठोक कर कहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ कांग्रेस जिंदगी में काम करती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे
कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर हम चलेंगे, SC ST नहीं, OBC नहीं, ठीक है। देश के तो पिछड़ा दल बदल समाज के कानून लिए क्यों ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर की ढोले, बातें प्लीज। कही, उस पर हम ऐसा है, कायम बस रहेंगे। Let Dr. पांडे ढोले जी, reply. पांडे जी, सुनिए। पांडे जी, अगेन कम बैक टू यू। पांडे जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। बस, 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 बस। पांडे जी, आपके पास वापस आता हूँ सर। सर, आपके पास वापस आता हूँ। सर, आपके पास मैं वापस आता हूँ। अपमान किया, अपमान किया, अपमान किया। राइट, देखिए, धोनी साहब, अब आप बाबा बोलें। साहब अम्बेडकर जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया होगा तो कांग्रेस ने किया है। देखिए, वो जो जीते थे, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, 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 मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी बात पे, मैं आ रहा हूँ उसी पे। पांडे जी, अभी उनको बोलने बोलने देंगे तो दीजिए। बोलेंगे हम। नहीं, किए गए वो वोट ये पांडे बोलने जी, नहीं दे रहे। उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। पांडे जी, शैलेश जी, कितनी बड़ी तादाद में बैलेट पेपर के वोट रिजेक्ट करके उनको चुनाव हरवाया था। चुनाव 74,000 बैलेट पेपर रिजेक्ट किए थे। कांग्रेस 74,000। शैलेश पांडे जी, मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए। शैलेश पांडे नहीं, नहीं, जी, ऐसा है, 74,000 ये 74,000 बैलेट पेपर वर रिजेक्टेड, 74,000। आप हिस्ट्री पढ़ो जरा। नहीं, देखिए, ऐसा बोलिए है डॉक्टर ढोले, अब आप बोले। कि ये पंडित अपने बाबा साहब अम्बेडकर जीते थे बंगाल से, और बंगाल से जीतने के बाद बंगाल चले गया पाकिस्तान। जो इस एरिया से जीते थे वो पाकिस्तान में चले गया, तो फिर वो सीट उनकी रही नहीं। तो फिर क्या करना, तो कांग्रेस ने, जो कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था मुंबई से, शायद जयकर नाम था उनका। नहीं, सुनिए, तो उन्होंने उनको राजीनामा, नहीं, 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 सुनिए मेरी बात सुनिए। इतिहास, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया है। शैलेश जी, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए शैलेश अरे जी। पांडे जी, प्लीज। शैलेश जी, शांत हो जाइए, सुन लीजिए शैलेश जी, भाषण मत दीजिए शैलेश जी, आपको हर एक ने सुना। भाषण मत दीजिए शैलेश जी। कांग्रेस पार्टी का, अरे राजू जी को रोकिए भाई, भाषण मत दें भाई। अरे नहीं, एक मिनट। अच्छा, शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी, राजू जी को रोकिए भाई, आदरणीय सम्माननीय शैलेश पांडे जी। उपाध्याय किस हालत में मुगल सराय में मृतक पाए गए, उसका अगर इंक्वायरी हो जाए ना तो वो पाप भी, तो इंक्वायरी करिए, आपकी सरकार करिए ना। शैलेश पांडे जी, आप जरा सरलता और शांति से सुनिए। सुभाष चंद्र बोस कि आज प्रधानमंत्री नेता, अरे भाई भैया शांत रहे, तो हम लोग ही सुनने वाले। नेताजी सुभाष ऐसा है। अरे पांडे जी, क्या कर रहे हैं आप यार? पांडे जी, आपको बड़े सभ्य लगती हम लोग है। थोड़ा सुन ले भाई। शैलेश पांडे जी, यू आर अ सिविलाइज्ड मैन। पांडे जी, यू आर अ वेरी सिविलाइज्ड मैन। प्लीज अलाउ डॉक्टर ढोले टू स्पीक। ऐसा है, अब आप बोले डॉक्टर। देखिए, बंगाल से जो बाबा साहब अम्बेडकर जीते थे, वो सीट वो जगह पाकिस्तान चली गई, ईस्ट पाकिस्तान। तो इसके बाद वो खाली हो गई। उसके बाद में कांग्रेस ने ही उनका जो कांग्रेस का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था मुंबई से, शायद जयकर नाम था, उनको रिजाइन करने को बोला। वहां बाई इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन में उनको अनअपोज बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने जिता के लाया। बाद में उनको संविधान सभा का मेंबर बनाया। तो ये इतिहास है। और बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी अलग थी, कांग्रेस अलग थी। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस भी लड़ी और इनका जनसंघ भी लड़ा था। अभी बाबा साहब अम्बेडकर का पोता है प्रकाश अम्बेडकर, इनको कौन हरा रहा है इतने सालों से? बीजेपी हरा रही है। क्यों हरा रही? उनको क्यों सपोर्ट नहीं देती? प्रकाश अम्बेडकर जी क्यों नहीं बोलते कि हम भाई वो नहीं हमको सपोर्ट करते, लेकिन बाबा साहब के पोते हम उनका सम्मान करते हैं, तो इनको हम हमारा खुला समर्थन देते? क्यों नहीं करते ये? ये बाबा साहब की बात नहीं, बाबा साहब की बात करते हैं। डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर जी का, एक मिनट डोले जी फिर झूठ बोले आप। डॉक्टर कैसा? प्रकाश अम्बेडकर जी का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्वागत किया, लेकिन उनको तो उद्धव ठाकरे, आपके जो उद्धव ठाकरे जी है, उन्होंने बुलाकर मीटिंग की थी ना मातोश्री के अंदर, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में लेने की बात हुई थी। नहीं, देखिए, डॉक्टर प्रकाश वो अम्बेडकर को, नहीं, वो ठीक है। कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने अपमान किया प्रकाश अम्बेडकर जी का। क्या बात करते हैं आप? नहीं किया। अरे भाई, नहीं किया। झूठ बोलने से, आपके झूठ बोलने से कोई झूठ नहीं हो जाएगा। शैलेश जी, जो थोड़ा सच सुन लीजिए भाई। अरे शैलेश जी, सुन लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, हो गई बात तो सर आपकी। बाबा साहब को सुनिए, बाबा साहब को मंत्री किसने बनाया? बाबा साहब को, बैलेट पेपर, बाबा साहब को कांग्रेस ने ही मंत्री बनाया। राजू जी रोकिए भाई।
शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी, आप उनको बोलने तो दें। पर कैसे कांग्रेस पार्टी रिजेक्ट कर देती है? 18,000 रोकिए भाई। सर सुनिए सुनिए सर, आपने उनसे सुनिए मैं सर, आपको इसका बात मतलब बोला, बीजेपी सुनिए ने कांग्रेस से सर ही ऐसा सीखा है। है। कांग्रेस अभी पांडे जी आप जरा रुक जाइए। ये जो है बोलिए, बाबा साहब आम्बेडकर को बोलिए। कांग्रेस के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस्तीफा देकर उनकी जगह पे बाई इलेक्शन करके उनको निर्विरोध जिताया गया था। ये कांग्रेस ने किया था। बाद में कांग्रेस ने ही उनको मंत्री किया। और ये जो है हिंदू कोड बिल सैंक्शन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने रिजाइन दिया। तो जब हिंदू कोड बिल वहां पे रखा था, तो ये जनसंघ वाले आरएसएस वालों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के और बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे, उनका विरोध किया था कि हिंदू कोड बिल ला सकती क्या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सोच तो मनुवादी सोच है। ये तो मनु पे विचारधारा पे चलने चाहिए। अभी परसों के दिन उन्होंने क्या बोला था? नहीं, अभी परसों के दिन उन्होंने क्या बोला? सुनिए सुनिए, नहीं परसों के दिन उन्होंने क्या बोले? कमीशन परसों के दिन इन्होंने क्या बोले? सर ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं, इन्होंने चुप रहना चाहिए। सर शैलेश पांडे जी जब आप बोल रहे थे, आपकी उन्होंने आपकी सबने रेस्पेक्ट करी। विरोधी सोच आपकी है शैलेश पांडे जी, तो शैलेश पांडे जी, मनुवादी सोच में प्रॉब्लम क्या है? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मनुवादी सोच में प्रॉब्लम क्या है? नहीं मनुवादी क्या है? अरे उसके बारे में बाद में आएंगे ना। क्या है बताइए, मनुवादी क्या है? नहीं, एक मिनट, मनुवादी सोच के बारे में बाद में आएंगे। अभी आप बोले हैं डॉक्टर ढोने, द फैक्ट रिमेन्स दी बाबा साहब अंबेडकर की नई पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वॉज नॉट एबल टू अट्रैक्ट इनफ वोट्स फ्रॉम अदर दलित कास्ट अपार्ट फ्रॉम द महार्स। डॉक्टर अंबेडकर वॉज अ महार, तो महार ने, जितने भी महार थे, पूरे समुदाय ने डॉक्टर अंबेडकर को वोट दिया, बाकी सब नहीं दे पाए। पहली बार डॉक्टर अंबेडकर 15,000 वोटों से हारे, सेकंड टाइम 8,500 वोटों से हारे, और 1956 में जब दोबारा चुनाव होने वाला था, उसके पहले वो स्वर्गवासी हो गए ना। माई पॉइंट इज दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू डॉक्टर ढोने, अभी क्या आज की तारीख में, ठीक है आपने अंबेडकर जी को रेज कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी सीम्स टू हैव द अपर हैंड एवरीवेयर। सर सोशल मीडिया में बीजेपी नैरेटिव इज गेनिंग ग्राउंड, हर जगह पर बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है। जहां तक आप लोगों का प्रश्न है सर, यू आर स्टिल क्लचिंग एट स्ट्रॉज इन द विंड। व्हाई कांट यू कम अप विद अ प्रॉपर इनिशिएटिव? पहली बार सर, ये एक सेकंड सर डॉक्टर ढोने, एक सेकंड, पहली बार सरगना है इसका, पहली बार सर। अरे सर पूरी बात तो सुनिए। अरे मुझे बहुत खुशी हुई है देख करके कि बेलगावी में सेवा दल को आपने पुनर्जीवित किया। उजागर करेंगे शैलेश पांडे जी, एक सेकंड, शैलेश पांडे जी, लेट मी स्पीक सर प्लीज। बेलगावी में आपने सेवा दल को फिर दोबारा जागृत किया। फॉर दैट कंग्रेचुलेशंस। यू नीड द सेवा दल एवरीवेयर। आप डॉक्टर ढोने आप बोले प्लीज, गो अहेड। नहीं ऐसा है, उस दिन जो अमित शाह साहब ने जो बोला, उनका जो बोलने का तरीका था जी, वो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा अपमान ही किया उन्होंने। और उन्होंने बोले कि क्यों नाम लेते हैं आप इनका, बाबा साहब का इतना नाम अगर आप भगवान का लेंगे तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। ये उन्होंने क्लियर बोला है। और उन्होंने उसी भाषण में ये भी बोला है कि ये जो इनका फिर आप गलत बोल रहे हो कि उनका नाम क्यों लेते हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। बोला इतना ऐसा बोला उन्होंने कि इतने बार अगर आप ऐसा, उनका बोलने का मतलब वही था, इतनी बार अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो 7 बार स्वर्ग मिलेगा, 7 जन्म स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल सर ऐसा है। आप कहें शैलेश पांडे जी तो एग्जैक्टली क्या शब्द है मैं पढ़ दूं? चलो उनका कहने सर ये राज्यसभा का रिकॉर्ड है, बात का बतंगड़ मत करो, तिल का ताड़ मत करो सर। राज्यसभा का रिकॉर्ड है, मैं पढ़ दूं क्या? शैलेश पांडे जी पढ़ के सुनाऊं। उन्होंने अंबेडकर 6 बार बोला। आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर बोलने का, ये अमित शाह साहब ने बोला। उसके बाद उन्होंने बोला अगर इतनी बार आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाता आपको, ऐसा उन्होंने बोला। में या का, दोनों में से इसमें जरा फर्क है। बट मुझे, पार्डन माई सेइंग सो सर, ढोने साहब और द्विवेदी जी, आप दोनों के सामने हाथ जोड़ करके और सबसे माफी मांगते हुए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इसमें व्हाट इज द ऑब्जेक्शन। ढोने साहब आप समझाएं।
प्लीज। नहीं, What is ऑब्जेक्शन it ऐसा that है how has अमित शाह साहब insulted डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जरा बताइए बराबर है। please। ऐसा है, उन्होंने जो बोला है कि क्या आजकल तो फैशन हो गई। जी। अब बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना कोई फैशन नहीं है, लोग दिल से लेते हैं। कुछ लोग तो उनको भगवान मानते हैं, मानते तो हैं। मानते हैं। मानते। आज देखिए, जो लोग जानवर के जैसे जीते थे वो आज इंसान के जैसे रहते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा ही है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा लिए वो बड़े हो गए। देखिए, एससी कैटेगरी में महाराष्ट्र की बात करता हूँ, एससी कैटेगरी में मेहतर समाज भी है जो सफाई कामगार जी कहते जी हैं, जी मेहतर समाज भी है। एससी में मातंग समाज भी है। है। एससी में ढोर समाज जो बोलते हैं, है। जैसे हमारे जी। सुशील कुमार शिंदे जिस समाज से, ऐसे लोग हैं एससी कैटेगरी में, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एससी कैटेगरी में अगर सबसे आगे कोई गया है तो वो है बौद्ध समाज गया, जो जी। पहले महार था। वो क्यों गया? क्योंकि वो इसलिए गया कि उनके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा थी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो। ये उन्होंने बोले कि सीखा संगठित हुआ संघर्ष करा, पढ़ाई करो संगठित हो जाओ और बाद में संघर्ष करो। ये जो बाबा साहब की प्रेरणा है, इसी की वजह से तो बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए प्रेरणा स्थान है। तो लोग लेते हैं नाम उनका, लोग उनको भगवान के जैसा मानते हैं। तो इनको ऑब्जेक्शन है कि बोले फैशन हो गई। जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना वो फैशन बता रहे। जैसे इनके गोपाल शेट्टी है, गोपाल शेट्टी है यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मुंबई के, उन्होंने बोले थे कि आजकल आत्महत्या एक फैशन हो गई। तो ये उनके शब्द है। तो किसानों की आत्महत्या बोले फैशन हो गई। तो और फिर भी कोई जीत गए। फैशन के लिए आत्महत्या नहीं करता है। जी। लोग जब मजबूर हो जाते हैं, जब उनको दिखता है कि अंधेरा छा जाता है, जब निराश हो जाता है, जब उनके बच्चों का वो दुख झेल नहीं सकते, उनका भूखमरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे सकता है, तो किसान आत्महत्या करता है। तो उनकी सबसे आखिरी जब कुछ उसके पास पर्याय नहीं रहता है, तो बड़े दुख के साथ हताश स्थिति में वह आत्महत्या करता है। उसको फैशन बोलते हैं। बाबा साहब का नाम लेने को फैशन बोलते हैं। राइट। और बोलते तो हैं ये कि बात यार हो गई। इतनी बार- तो इसके इतने ऊपर बार अब क्यों आप बोलते आंदोलन हैं? कर रहे हैं, इसके हाँ। ऊपर अब आप आंदोलन कर रहे हैं, कहने का मतलब इन्होंने ये हुआ। बाबा साहब इन्होंने लेकिन बोले मान कि लीजिए संविधान में ढोने साहब उन्होंने छोटी सी सुनिए बात। सुनिए, उन्होंने ये भी बोला था कि संविधान में भारतीय का है नहीं, उसमें भारतीयता कुछ दिखती नहीं, ये भी बोला उन्होंने। तो सर छोटी अमित सी शाह साहब ने। बात, अगर मान लीजिए, पता नहीं मुझे अभी शैलेश पांडे साहब दिख नहीं रहे, शायद चले गए, तो आपसे छोटी सी बात मैं जानना चाह रहा हूं। कैन वी गेट शैलेश पांडे जी बैक प्लीज? अगर कोशिश कीजिए, अगर आना चाहते हो तो। पता नहीं उनको क्या क्या लगा उनको। डॉक्टर ढोने, अगर मान लीजिए अमित शाह साहब खड़े होकर ये बोलते हैं कि यार मुझे खेद है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था किसी को अपनी बातों से ठेस पहुंचाने का, मुझे खेद है, तो आप लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोलना चाहिए ऐसा जी। उन्होंने बोलना चाहिए कि खेद हुआ। तो लोग देखिए, जिसको क्षमा, जिसने क्षमा मांगी तो माफी मांगी, उसको तो लोग माफ कर ही देते हैं ना। जी। तो जब माफी मांगने के बाद तो कोई आंदोलन की बात नहीं रहती। लेकिन लोगों के दिल में जो बात बस गई कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, तो ये बात तो कोई धुलने वाली नहीं है। लेट्स गो टू संजय द्विवेदी साहब। संजय द्विवेदी साहब, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, जरा बताएं। ये बोलना चाह राजीव रहे थे आप, जी, बोलिए। अच्छी बात है जी। देखिए, अगर हमने जानबूझ के बोला और हमारे अनजाने में अगर कोई शब्द निकला, दोनों में अंतर होता है। अगर हमसे अनजाने में शब्द कोई निकला है तो उसको हम जाके माफी मांग लेंगे। लेकिन अगर हमने जानबूझ के मांगा है तो अभी तक माफी नहीं मांगी गई। पहली बात मेरी, दीदी ओ दीदी, पश्चिम बंगाल चुनाव में जब चल रहा था, पश्चिम बंगाल का चुनाव, दीदी ओ दीदी माननीय मोदी जी ने कहा था, किसके लिए कहा था? दीदी ओ दीदी कहा था कि सम्मानजनक भाषा थी क्या? नहीं थी। 50 लाख की जर्सी गाय विधवा, ये क्या सम्मानजनक भाषा थी? आप इसको ऐसे देखिए, आप इसको ऐसे ना देखें। अगर भारत रत्न जिसको दिया जाता है उसके लिए कोई भी अपमानजनक भाषा या इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो अगर इन्होंने की, अगर इनको लगा था गलती से निकल गया, तो अगले दिन माफी मांग लेना चाहिए था, नहीं मांगा। देखिए, ये सब नैरेटिव फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 से निरंतर जो है, बल्कि 2013 ही से नैरेटिव फैलाने शुरू कर दिए थे। जो बात बार बार कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, उन्होंने हर चीज का नैरेटिव फैलाया। Right now we come to the real subject, sir. I wish शैलेश पांडे जी could have stayed. उनको शायद किसी और चैनल में जाना था, मुझे मालूम नहीं है क्यों गए। लेकिन सर, एक द्विवेदी जी, पहले आप, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही अभी
कि भाई ये सब करना बंद कर दीजिए। पहले उन्होंने कहा था हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर सर्वे कराना, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाना, ये सब करना बंद कर दीजिए। आप हिंदू लीडर नहीं बनेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। उसको लेकर के कुछ धर्माचार्य हैं जिन्होंने मोहन भागवत जी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। आपको लगता है कि ये नूरा कुश्ती हो रही है ये, या फिर असल में है सब? बताएं। देखिए राजू जी, हम लोग भी अभी बहुत दिन से बोल रहे थे कि अपने मस्जिदों से लाडू जी को बताने के लिए अगर हनुमान चालीसा करेंगे, आप कह रहे साहब उसमें शिवलिंग है, या तमाम ऐसी बातें जो हो रही हैं, हम लोग इसका, मैं तो स्वयं विरोध कर रहा था कि इस तरह की बात नहीं होना चाहिए जिससे वैमनस्यता फैलती है। देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान या जो भी सिख ईसाई जो भी रह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद में, तो स्वतंत्रता में सभी का अपना अपना योगदान था। जी है। जो भी कार्य किए गए, जो भी इस टाइप के जो शिवलिंग अगर है भी वहां पे, तो जो यहाँ मुसलमान या जो भी रह रहे हैं हमारे, उन्होंने नहीं किया। ये किया है जो बाबर आए थे, औरंगजेब आए थे, सिकंदर आया था, तमाम इस तरह के आक्रांता लोग जो आए थे इस देश में। सिकंदर ने नहीं किया। नहीं, हमने एक नाम लिया था, जब आपसे नाम लिया मैंने कि इस तरह के जो लोग आए थे आक्रांता लोग, जिनका उद्देश्य यही था कि हम भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को नष्ट कर दें। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है अगर किसी की संस्कृति और परंपराएं नष्ट कर दी जाए तो शायद देश ऑटोमेटिक गुलाम हो जाता है, लेकिन वो नहीं कर पाए। सबसे बड़ी जो खुशी हमारी है, अंग्रेज भी जान गए थे इस चीज को कि अब हमें इस देश को छोड़ना पड़ेगा। आजादी जरूर हमको तो थोड़ा देर मिली, 47 में मिली, लेकिन उससे पहले वो मन बना चुके थे कि हमको छोड़ना है। लेकिन उन्होंने वही काम किया। एक काम उन्होंने किया कि हम इस देश को बंटवारा करें। तो जो बंटवारे काम जो किया उन्होंने, वो उनका गेम चल गया किसी प्रकार से भी। अब उसमें हम किसको दोष दें, किसको ना दोष दें, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जो अगर रुक गए हैं, अब मोहन भागवत जी ने अब ये बात कही, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुकी है कि इस तरह का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर कहीं पे भी इस तरह के आदेश ना दिए जाए। तो अगर मोहन भागवत जी ने बात कही है, तो देखिए, ये अपना देश का वसुधैव कुटुंबकम देश है। अगर हमने चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, IAS बनने का अधिकार दिया, IPS बनने का अधिकार दिया, डॉक्टर बनने का अधिकार दिया, तो डॉक्टर तो ये देख के सेवा नहीं करेगा ना कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। अगर इस तरह की व्यवस्था हमारे समाज में बढ़ती चली जाएगी तो निश्चित आप जान लीजिए, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता, लेकिन जो पार्टी काम करती है, दिल्ली चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जो पार्टियां ऐसा करती हैं, वो पार्टियां देश को खोखला करने का एक विचार अपने अंदर ला रही हैं, विचार कर रही हैं। उनको मतलब ये है सिर्फ ना कि हमारी सरकार किसी प्रकार बने, किसी प्रकार हम सरकार बनाए और इस देश पर राज्य करें। राज्य क्यों करें? कि किसी एक व्यक्ति को पूरा देश हम बेच दें और जो हमारे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं या जो गरीब और हैं वो और गरीब हो जाएं। आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे अगर पूरे देश का, अगर जैसे आप अभी हमने रेलवे बताया, जो भी चीजें बताई, अगर आप प्राइवेटाइजेशन, बैंकों में क्या है, आज बैंक में मध्यम वर्गीय का अगर खाता है तो खाता उसका बंद हो जा रहा है। अब खाता अगर उसमें 10,000 रुपए भी है, 20,000 भी है, सर बहुत होते हैं, मिडिल क्लास के लिए बहुत होते हैं सर बहुत होते हैं मिडिल क्लास के लिए। उनके इतने पैसे बहुत है, हाँ, खाता बंद किया जा रहा है। एंड यू डोंट हैव अ राइट, एंड बाय द वे लीगली आल्सो यू डोंट हैव अ राइट, बिकॉज़ इट इज नॉट योर मनी। द बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ समबडी एल्सेस मनी। हाउ कैन यू एक्वायर समबडी एल्सेस मनी? आपका पैसा थोड़ी है, वो किसी और का है भाई, जमाकर्ता का पैसा है वो। आप कौन होते हैं उस पैसे को उठाने वाले? मैं कहता हूं, अगर कस्टमर नहीं आ रहा आपके बैंक में, so what? चाहे कोई बैंक हो, तो आप उसको लेटा लिए ना। आप उसको ईमेल भेजिए, नंबर होगा, KYC में कुछ ना कुछ तो होगा, पूछिए भाई क्यों नहीं आ रहे। आप उसको लेटर भेजिए, आप उसे खाते को बंद किए दे रहे हैं। अगर 10,000 भी बैंक खाते चला जा रहा है किसी कस्टमर का, सर बहुत धक्का लगता है। दिक्कत हो रही ना। दिस इज रॉन्ग। कहाँ जा रहा है रिजर्व बैंक में? एक तरफ क्या कर रहे हैं आप, जो दिवालिया हो गए हैं उद्योगपति, उनका कर्जा माफ किए दे रहे हैं उन्हीं बैंकों से, चाहे आपकी स्टेट बैंक को, जो भी बैंकों ने दिया हो, उनका कर्जा माफ किए दे रहे हैं। सर वो लंबी डिबेट है, उसमें बात करेंगे। नहीं, उन्होंने कर्जा माफ नहीं हुआ है, बट वील टॉक अबाउट दैट। बट डॉक्टर ढोने, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के बाद एज इज वेर इज रहेगा सब कुछ एक्सेप्ट फॉर 3 प्लेसेस, 3 जगहों को छोड़ के। तो मतलब ये हो क्या रहा है? आज की तारीख में एक नई मूवमेंट शुरू होनी है हिंदुस्तान को दो फाड़ करना है दोबारा। क्या 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 अभी लुकिंग एट वन मोर पार्टीशन ऑफ द कंट्री? व्हाट आर वी डूइंग? ऐसा है, बोलिए। ऐसा अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को तैयार किया था जी, बाद में वही ओसामा बिन लादेन उनका सरदार बन गया, बराबर है, फिर उनको मारना पड़ा। तो ये आरएसएस ने तैयार किए हुए लोग हैं सब। अभी वो ऐसा हो गया, उनको ही जा रहे बारी। देखिए इस देश के हिंदुओं को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि हर मंदिर में हर मस्जिद में जाके वहां ढूंढो, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। अब आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू है, संजय जी भी हिंदू है, तो किसी को आप भी, आपको मालूम है लोगों को क्या लगता है, अच्छा ये बार बार ये कर रहे हैं, हमेशा हमेशा चालू है, ये मस्जिद में देखो, मस्जिद में देखो। तो आरएसएस को ये मालूम पड़ गया। देखिए जो ये जो है इनके मोहन भागवत जी जो है ना, ये अच्छे विचार रखने वाले, कैसे कि इनको जनता की नब्ज मालूम है कि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही, इसीलिए वो रोकना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो लादेन तैयार किए हैं, जो दहशतवादी तैयार किए उनके संघ में, वो अब उनकी बात सुन नहीं रहे। यही है, ये मोदी भी उनके लोग हैं और अमित शाह भी, ये भी कहाँ सुनते हैं इनकी अभी आजकल। मोदी तो लेकिन सर आगे इसमें खतरा बहुत है सर, मेरा ये कहना है। वहां पे आए, नागपुर में आके गए, लेकिन आरएसएस के कार्यालय में नहीं गए मोदी, आपको पता है, आरएसएस के कार्यालय में नहीं गए। 1 घंटा वो यहाँ पे रुके थे एयरपोर्ट पे, लेकिन एयरपोर्ट से नजदीक है आरएसएस का कार्यालय, लेकिन वहां नहीं गए वो। ये है हकीकत। लेकिन सर आगे खतरा है ना फिर देश के लिए। तो मेरा ये कहना है कि देश की एकता को खतरा है ना। खतरा तो है, खतरा तो है। कैसा है, किसको कितना दबाएंगे आप? एक समाज को आप हमेशा टारगेट करेंगे। देखिए सर यहाँ पे मुसलमान जो हैं तकरीबन 24 करोड़ हैं अकॉर्डिंग टू वन अनऑफिशियल एस्टिमेट। ऑफिशियल एस्टिमेट जो 2011 का जो सेंसस हुआ, जिसके फिगर्स रिलीज नहीं किए गए, उसके मुताबिक भी 17-18 करोड़ थे, 16-17 करोड़ थे 2011 में। तो अब तक 24 करोड़ तो हो ही चुके होंगे। तो मेरा ये कहना है कि 24 करोड़ लोगों को आप ये कहेंगे कि आप जाओ यहां से, इज दैट पॉसिबल? मतलब क्या है ये? क्या मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी? 1857 के आप फिगर्स देख लीजिए सर, ज्यादा मुसलमान मरे हैं, हिंदू कम मरे हैं। कारगिल की लड़ाई के फिगर्स देख लीजिए, कितने मुसलमान शहीद हुए हैं कारगिल में। 1971 में देख लीजिए, 1965 में देख लीजिए, और अभी भी देख लीजिए। मतलब मैं तो आपको उंगलियों पे एक नाम मुझे याद है। सबसे पहला शहीद 1948 का, सर पूरी बात सुनिए, 1948 का सबसे पहला शहीद जिसको महावीर चक्र मिला और जिसकी ऑफिशियल फ्यूनरल किया गया उसका, जिसमें पंडित जी भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, और हमारे बादशाह खान फ्रंटियर गांधी, वो भी उस वक्त दिल्ली में थे, वो भी थे, शरीक हुए उसमें। अपना आसफ अली वो भी थे, रफी अहमद गढ़वाई, ब्रिगेडियर उस्मान। सर मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिगेडियर उस्मान को बोला था कि आप पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको जनरल बनाते हैं एकदम। ही सेड नो, आई एम एन इंडियन एंड विल डाई एज एन इंडियन। फर्स्ट महावीर चक्र विनर ऑफ द इंडियन आर्मी, ब्रिगेडियर उस्मान सर। तो क्या हम लोग वो सब चीजें भूल जाएं क्या? आप बताएं सर, डोने साहब। नहीं, ऐसा है, मुसलमानों का भी इस देश के इसमें योगदान रहा है, और ये हमेशा ऐसा करते हैं कि झगड़े लगाने की। देखिए शिवाजी महाराज जो थे, शिवाजी महाराज की अफजल खान के साथ जो लड़ाई हुई, अफजल खान को शिवाजी महाराज ने मार दिया। उसके बाद में जीजा माता ने उनको कहा कि ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई थी आपकी, ये होगी कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, आपने उनको मार दिया, अब उनके धर्म के हिसाब से उनको दफनाओ। तो शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ जो किला है उसके नीचे, उसके जो एंट्री गेट पे, वहां पे उनकी कब्र बनाई है, जिसकी अफजल खान की। और उस जब ये जयंती रहती है, बरसी बोलते हैं उसको, बरसी पे वो दिया बत्ती लगाने का काम उनके वंशज आज भी करते हैं। तो ये तो लड़ाई धार्मिक नहीं थी, ये राजकीय थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उसको धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। देखिए ऐसा है, ये औरंगजेब का नाम जो है, औरंगजेब औरंगाबाद में मर गए और वहां दफनाया गया, उनकी कब्र है औरंगाबाद में। देखिए औरंगजेब जो था वो पूरे हिंदुस्तान में राज करता था, तो इसका आप ये बात को कौन जानता है? जो दिल्ली गया, जो आगरा गया, उनको मालूम है कि औरंगजेब कितना बड़ा राजा था, कितनी सत्ता थी, पूरे हिंदुस्तान पे सत्ता थी। लेकिन वो औरंगाबाद जैसे छोटे शहर में कैसा क्या आ गया?
तो आ गया और वो बस गया, क्योंकि शिवाजी महाराज ने और बाद में संभाजी राजे ने उसको वहीं जकड़ दिया, और औरंगाबाद से वो निकल ही नहीं पाया, वो मर गया और वहीं पे उसको दफनाया गया। तो ये जो शौर्य का प्रतीक है शिवाजी महाराज का और संभाजी महाराज का, ये दिखाता है कि जो हिंदुस्तान का जिसको राजा समझा जाता था, हिंदुस्तान में जिसकी सत्ता थी, ऐसे औरंगजेब को एक ही शहर में बंद करके रखने का, उनको जकड़ के रखने का काम शिवाजी महाराज ने किया और संभाजी महाराज ने किया। इसीलिए वो औरंगजेब का जो नाम से औरंगाबाद है। तो ये इतिहास ये भुलाना चाहते हैं। ये कोई औरंगजेब के खिलाफ में नहीं है, ये शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ में है। ये नहीं चाहते कि इनका इतिहास इस तरह से आए। ये आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने कहा हम प्रतापगढ़ की जो कब्र है, प्रतापगढ़ के नीचे जो कब्र है अफजल खान की, हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्यों उखाड़ के फेंक देंगे? अरे वो तो शिवाजी महाराज ने बनाई थी। तो शिवाजी महाराज का जो इतिहास है ये दिखाता है कि ये लड़ाई राज की थी, पॉलिटिकल लड़ाई थी, राज के लिए लड़ाई थी, धार्मिक लड़ाई नहीं थी। इस बात को भुलाना चाहते हैं। ये सिर्फ इनका पॉलिटिकल है, हिंदू मुसलमान करके सत्ता करो। इनको ना शिवाजी महाराज के बारे में प्रेम है, ना संभाजी महाराज के बारे में प्रेम है। हम तो आपने अफजल खान की बात करी, आप एक चीज बताना भूल गए सर। आप सिद्दी इब्राहिम का नाम लेना भूल गए। नहीं, सिद्दी इब्राहिम तो उनके अंगरक्षक तो साथ में था ना, अंगरक्षक था उनका। उनके 700 पठान थे। सिद्दी इब्राहिम को जो वो तो है, उनका काजी हैदर भी उनका वकील था। ये सही है, शिवाजी महाराज की लड़ाई। लेकिन आपने क्योंकि अफजल खान की बात करी, सामने अफजल खान के साथ कौन? शामराव कुलकर्णी, ये कृष्णा जी भास्कर, कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी, और छत्रपति शिवाजी के साथ कौन? सिद्दी इब्राहिम। अरे क्या है यार। अफजल खान का जो वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, लेकिन इनके इतिहासकारों ने उसका नाम नहीं, वो सरनेम नहीं बोले कुलकर्णी, कृष्णाजी भास्कर। और उसका सरनेम बताओ ना, सरनेम क्यों नहीं बताते? ये देखिए उस वक्त भी ये लोग थे, अभी बाबा साहब पुरंदरे से लेके, ये इनका पूरा षड्यंत्र है। ये चाहते सत्ता प्राप्त करो बस, मुसलमान मरे हिंदू मरे इनको सब चलता, इनको तो आई होप वी वेक अप। और ये भी आपको बता दूं कि तकरीबन 29 जर्नल थे छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में जो मुस्लिम थे। मतलब आई मीन कम ऑन, वी हैव टू अडॉप्ट अ बिगर व्यू। इन एनी इवेंट दैट इज हिस्ट्री। माय पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, दिस इज द 21st सेंचुरी। सर, इंडियंस आर लीडिंग द बिगेस्ट एमएनसीज इन द वर्ल्ड। आज की तारीख में सबसे बड़ी मल्टीनेशनल जो हैं वहां पे सारे इंडियन सीईओ हैं, सब यहां से गए हुए हैं। मेरा ये कहना है, अगर हम लोग इन्हीं लड़ाइयों में पड़े रहेंगे ना कि यहाँ पर ये हुआ, अंबेडकर साहब के साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, अगर इन्हीं लड़ाई में पड़े रहेंगे तो ये जो ब्रेन ड्रेन हुआ है ना, ये हिंदुस्तान का दिमाग है जो अमेरिका की प्रगति में इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि ये सब हिंदुस्तान की प्रगति में इस्तेमाल होना चाहिए? वी शुड ट्राई फॉर दैट, मुझको ऐसा लगता है। वन वर्ड फ्रॉम यू द्विवेदी जी, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। देखिए राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आपका पुलवामा में सैनिक मारे गए थे, 44 सैनिक, तो पुलवामा के में मोदी जी ने पुलवामा जो शहीद मारे गए थे उन शहीदों का नाम लेके कहा था वोट हमें दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई, सीबीआई भी उसका आकलन नहीं कर पाई, लेकिन उसको उन्होंने 3-4 महीने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के खिलाफ चलाया। तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं आपके पास सर, जो आप देख सकते हैं। जी। तो ये इनकी राजनीति करने का ये तरीका है। महिला सशक्तिकरण ये सब बात करेंगे, उसका बिल भी पास कराएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, और 4 राज्यों में चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पा रहा है। या जम्मू कश्मीर का चुनाव जो था वो लोकसभा चुनाव के साथ नहीं हो पा रहा, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इनको अपना फायदा ढूंढना होता है हर चीज में। तो मैं वही बात कह रहा हूँ सर, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, नौकरी देने वाले, रोजगार की बात करने वाले, या उस समय तमाम ऐसी बातें करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको जनता देख रही है। आप खुद देख लीजिए, अभी जो भाषण हुआ सर, इनका भाषण हुआ सर वहां पे लोकसभा जी में, तो आप सबसे कम लोगों ने माननीय मोदी जी का भाषण देखा। सबसे ज्यादा भाषण अगर देखा गया है तो वो राहुल गांधी जी का देखा गया है, उसके बाद अखिलेश यादव जी का देखा गया है, मोदी का सबसे कम देखा गया कि 2 घंटे बोले। उन भाषणों में भी घिसी पिटी लाइनें, कांग्रेस को आप कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं, आप राहुल गांधी जी को बुरा भला कह रहे हैं,
आप अभी मैंने शैलेश पांडे जी को सुना, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ा, इंदिरा गांधी को भी छोड़ा, यहाँ तक कि राजीव गांधी जी को भी नहीं छोड़ा। तो आप ये बताएं सर, बदजुबानी करने वाले लोग सर चलते चलते अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता चुनाव होंगे क्या? जो देखिए परिस्थितियां बन रही हैं इनके गठबंधन में, क्योंकि इनके गठबंधन के लोग आपस में तालमेल इनका नहीं बन पा रहा है। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने चूंकि सवाल पूछ दिया है, गृह मंत्रालय उनको चाहिए था, क्योंकि वो तो गुलाम बन गए दोनों लोग। शिंदे जी बहुत मुस्में आए थे कि नहीं साहब हम तो उद्धव जी को मात दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज उन्होंने गुलामी देख ली कि भारतीय जनता पार्टी, जो बात शिंदे जी को मालूम था, जिस वजह से माननीय उद्धव ठाकरे ने संबंध तोड़े, जिस वजह से महाविकास अघाड़ी में वो शामिल हुए, वो सब चीजें जानते थे शिंदे जी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पार्टी तोड़ी। उन्होंने माननीय हिंदू सम्राट को अपमानित किया। क्या हिंदू सम्राट ये सिखाते थे क्या कि आप पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी में जाके आप उनको उनके द्वारा मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी ये नहीं सिखाया। उन्होंने गद्दारों की हमेशा कहते थे लात मार के भगा दो। आप संगठन से गद्दारी की, आपको लगता चुनाव होंगे या नहीं? जो परिस्थितियां बन रही अभी तक, मैं आज की बात अगर मुझसे आप पूछेगा, क्योंकि इनके आपसी अभी तालमेल जो नहीं है दोनों पार्टियों में, ना एनसीपी में जीत गुट के साथ हो पा रहा है, ना शिंदे जी के साथ हो पा रहा है, तो इन परिस्थितियों में मुझे तो अभी नहीं लग रहा कि महीने 2 महीने के चुनाव करा पाएंगे जी। आगे परिस्थितियां क्या आगे हो सकता है मई जून में शायद हो। हाँ, मतलब वो परिस्थितियां अलग है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का अगर बिल्कुल फ्रैंकली बात की जाए, ईमानदारी से बात की जाए, तो हो सकता है लोने साहब जो कोर्ट में केस चल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के हर वार्ड में, शायद उसका बहाना लेकर के शायद पोस्टपोन किया जाए, हो सकता है। ये अभी तो देखिए इनका ये अभी इनकी सरकार आ गई तो ये इनका जो अधिकारी रहता है तो इनकी सुनेगा ना सब जो है जी, दुरुस्त बात। ये तो उनका प्रशासक ही रहता है, जो मुंबई जो कारपोरेशन का जो ये रहता कमिश्नर तो ये जो बोलेंगे वैसे ही करता है। और इनको डर है कि अपनी सरकार आएंगे नहीं, वहां पे अपनी सत्ता नहीं आएंगे, ऐसा डर है इनको, इसीलिए ये कर रहे हैं। और द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे कोई यानी बहुत खुशी से नहीं गए, कोई हिंदुत्व के लिए नहीं गए, वो जेल में डालते थे भारतीय जनता पार्टी वाले उनको। उनके जो पीए थे वो जोशी, उनके तरफ ईडी वालों की इंक्वायरी चालू हो गई थी, वो गायब हो गए थे, इसीलिए गए। इनको ये 2 ही पर्याय थे, एक तो जेल में जाओ या बीजेपी के साथ जाओ। राइट, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ ग्रेट डिस्कशन। आई विश शैलेश पांडे जी कुड हैव स्टेड विद अस, लेकिन शैलेश पांडे जी चले गए हमको छोड़ के, लेकिन हम तो बोलते रहे उनको ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, अब क्या करें। थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ढोने साहब थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। इट वाज अ लॉन्ग शो। आई होप यू गाइस weren't too bored. The fact is, I wish we would stop talking about what happened to Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar, Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar. I wish we would stop talking about what happened to Subhash Chandra Bose, Netaji Subhash Chandra Bose. I wish we would stop talking about what took place before 47, 51 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ। अरे जनाब, आज की तारीख में हम लोग 2024 के अंत पे हैं। Today is Boxing Day, 26th of December. और by the way, Boxing Day क्या होता है सुन लीजिए, it has nothing to do with the sport of boxing. बॉक्सिंग डे मतलब बॉक्सिंग डे नहीं, बॉक्सिंग डे का मतलब होता है 25 दिसंबर को जितने भी नौकर हुआ करते थे, जितने भी आपका स्टाफ था, उसके लिए आप बॉक्सेस में उनके प्रेजेंट रख देते थे, क्रिसमस प्रेजेंट्स, इसलिए 26, और वो 26 को खोला करते थे, इसलिए 26 दिसंबर इज कॉल्ड बॉक्सिंग डे, नॉट बिकॉज इट हैज एनीथिंग टू डू विद द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। बट इन द मीन टाइम, all I'm trying to say is, as far as all of us are concerned, as far as everybody is concerned, what about now? अभी की बात कीजिए भाई, आगे क्या? 85 रुपए के ऊपर चला गया डॉलर, अभी महंगाई इतनी बढ़ गई, 300 रुपए का टमाटर है, कर क्या रहे हैं आप? मेरा यह कहना है इन सब चीजों के ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। बाकी सब जो बात है, मैं ये नहीं कहता व्यर्थ है, लेकिन फिर भी I think we have to focus on what is absolutely necessary. आज की तारीख में किस प्रकार आप किसानों को मराठवाड़ा में, खानदेश में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में,
विदर्भ में किस प्रकार आप पानी पहुंचाएंगे। कोंकण में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नॉन डेवलपमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बाकी सब लोग, जितने भी लोग कोंकण के हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि कोंकण का विकास हो, लेकिन इस प्रकार विकास हो कि वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो नष्ट ना हो। क्या हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं? आज मुंबई शहर की आप हालत देख लीजिए, इतना ट्रैफिक जैम होता है, इतना ट्रैफिक जैम होता है हर जगह पे, क्योंकि हर जगह पे खुदा हुआ है, हर जगह खुदा हुआ है। मानते हैं हो सकता है डेवलपमेंट हो रही हो सकता है विकास हो रहा हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? और एक छोटा सा स्टैटिस्टिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात है। पिछले 10 साल में, 10 बरस में बीईएसटी ने बसों के ऊपर तकरीबन 11 करोड़ रुपए खर्चे हैं। आपको मालूम है कोस्टल रोड पे कितने रुपए खर्चे गए हैं? 13.5 करोड़, 13.5 करोड़। और बेस्ट बसेस जो हैं, ना जाने कितने करोड़ों लोगों को, 29 करोड़ 30 करोड़ लोगों को हर रोज अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। और जहां तक कोस्टल रोड का सवाल है, वहां पर अभी तक जितने भी लोग गए हैं, द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर द कोस्टल रोड इज अबाउट 22 lakhs. Here we are talking about 23 crores and there we are talking about 22 lakhs. So where are our priorities? All these vanity projects are going to kill us. At some point of time we have to wake up to the fact that we really have to work for people. लोगों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब कब हमारी सरकारें जागेंगी इसको लेकर के, मुझे लगता है वो तभी जागेंगी जब आप लोग जागेंगे, यानी हम लोग जागेंगे। जब हम लोग सब जागेंगे और ये कहेंगे कि भैया हमें ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो बताइए। जब तक जनता ये नहीं कहेगी तब तक इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा, और फिर हम और आप किसी को दोष नहीं दे सकते। Well, that's it. That's all that we've got for you today in tonight's show. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू नेशन नाउ। अभी तक वो घंटी बजी नहीं है, क्यों नहीं बजी है मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि घंटी खराब हो गई हो। Well, there we go. Finally, somebody remember to ring the bell. And once again, Merry Christmas to you. And New Year is coming. I hope it brings a lot of cheer, a lot of joy, a lot of happiness to just about everybody. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।